आप सभी को बधाई प्रीलिम्स और मेंस पास करने के लिए। और आप इस बात को बहुत सीरियसली ग्रहण कीजिए दैट यू आर ऑलरेडी ए विनर, क्योंकि आपने लाखों बच्चों के साथ परीक्षा देकर पहले प्रीलिम पास किया, उनमें से कुछ लोगों के साथ परीक्षा देकर आपने मेंस पास किया। अतः देयर इज एवरी रीजन फॉर यू टू सेलिब्रेट, फील हैप्पी। मैं सेवानिवृत्त कर्नल मनोज बर्मन, फौज में रहते हुए मुझे क्या मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह देना था? बस ठीक है। मुझे आई फील वेरी स्मॉल, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसके लिए कुछ बतलाया जाए। आई एम सिलेक्टेड ऑफिसर फॉर इंडियन आर्मी फॉर 5.5 years। और मेरी पत्नी इंदौर में ओल्ड जीडीसी में प्रोफेसर थी, 41 साल की सेवा देके वो मेरा इंदौर से संपर्क है। तो मैं फौज छोड़ के प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर आया और सीधे आज से 25 साल 26 साल पहले इंदौर पब्लिक स्कूल का प्राचार्य बना और कई स्कूलों का प्राचार्य डायरेक्टर बन के। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए टीचर। बाय प्रॉक्सी आई बिकेम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेज, लेकिन आई वांटेड टू बी ए टीचर और तब से ये काम करता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। जब डॉक्टर विपिन व्यवहार बोर्ड के चेयरमैन बने या बोर्ड के मेंबर बन के आए, अगर नाम सुना हो आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा, उनके मेरे पारिवारिक संबंध है। उनकी पत्नी और मेरी पत्नी दे स्टार्टेड देयर करियर ऑलमोस्ट टुगेदर। वो यहीं से रिटायर हुई, प्री मैच्योर उन्होंने भी लिया, संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर थे और उसके बाद राव कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहाँ से उन्होंने जब विपिन व्यवहार इंदौर छोड़ कर गए तब वो गए, पारिवारिक संबंध है। जब वो यहाँ मेंबर बन के आए अक्सर घर आते थे और उन्हीं दिनों आप लोगों को अगर उस कालखंड में किसी ने परीक्षा दी हो, ध्यान होगा कि डॉक्टर गौतम के संपर्क में बहुत कुछ पेपर में लिखा गया। कुछ लोग को उन्होंने 50 नंबर 175 में दे दिए वगैरह, बड़ा ह्यू एंड क्राई। ध्यान है किसी को? तो वो आते थे, उनसे मेरे संपर्क, मतलब वो मुझे दादा कहकर ही बुलाते हैं, उसी तरह के रिश्ते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे करते थे? तो मैंने बताया फौज में आप चयनकर्ता बनते हैं इसलिए नहीं कि आप किसी पार्टी को से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर एक सेट प्रोसेस है और उसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि आप जब स्वयं कैंडिडेट बनकर गए हों, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका चयन हुआ हो। 3 असेसर्स, फौज में 5 दिन का इंटरव्यू होता है, 3 असेसर्स आपको असेस करते हैं, तीनों ने आपको रिकमेंड किया हो और 900 नंबर का टेस्ट होता है 5 दिन। तो 360 900 में यानी 40% मिलने से वो रिकमेंडेड हो जाता है। लेकिन आप भविष्य में कभी चयनकर्ता बनेंगे, इसके लिए कम से कम 430 नंबर आपने स्कोर किया हो, तब कंप्यूटर आपका नाम निकालेगा वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ थियोरिटिकल ग्रूमिंग होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा एंड देन यू बिकम एन असेसर। लेकिन यूपीएससी और एमपीपीएससी में ऐसा नहीं है। जब सरकारें बदलती हैं, कुछ लोग जो सरकार से प्रॉक्सिमिटी रखते हैं उनको यहाँ ला दिया जाता है। तो उन्होंने कहा क्या आप एक बार बैठ के, तब बाय दैट टाइम ही हैड बिकम चेयरमैन और काफ़ी लंबे समय तक चेयरमैन रह, करीब 5 साढ़े 5 साल 6 साल तक। तो आप हमारे, वो सब बहुत सीनियर लोग थे, बहुत ज्ञानी लोग थे। तो वो करते करते फिर 2012 का जो मुकदमा था हाई कोर्ट में वो वापस हो गया, रिजल्ट निकल गया और मुझे 13, 14, 15, 16, 17, 18 में लगातार आयोग में बैठने का मौका मिला। उसमें मैंने ज़्यादा सीखा, दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी। आयोग का स्ट्रक्चर आपको पता है, एक परमानेंट मेंबर होता है और 3 या 4 एक्सपर्ट होते हैं और जो समय समय पर बदलते रहते हैं। कोई भी एक्सपर्ट मेंबर एक बोर्ड में एक दिन से अधिक नहीं रहता है। तब 3 बोर्ड थे, अब 5 बोर्ड हो गया। वो नहीं। कुछ चीज़ें जो वहाँ पर मैंने देखी और मुझे लगा एक कैंडिडेट के हित में होगा कि उसको इन बातों का उत्तर मिले। जो सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी
कि बच्चे गर्मियों में भी सूट टाई या ब्लेजर टाई पहन के आते थे और प्रश्न वहीं से शुरू हो जाता था, आपने ये टाई जो पहना हुआ है इसको किसने बांधा? तो उसने स्वयं बांधा था तो ठीक था, अधिकतर जो है उनके किसी मित्र ने या पिताजी ने बांध दिया, तो फिर टाई बांधा क्यों? अगर पहला प्रश्न ही आपका ऐसा हो जाए तो आदमी बिखर जाता है। इंटरव्यू ऐसी चीज है, अभी तक नर्सरी से लेकर जो भी पढ़ाई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया है और एमपीपीएससी के लिए जो भी पढ़ाई आपने की है, सबका एक सिलेबाई था। परीक्षा के में जाने से पूर्व आपको पता था कहां से और कितनी तैयारी करें। साक्षात्कार का क्या सिलेबाई है, समझ रहे हैं हम ना? आपको समझ में आ रहा है मैं किधर इंगित कर रहा हूं? साक्षात्कार का कोई सिलेबाई नहीं है। आप वहां जो 15-20 मिनट रहेंगे उसमें क्या पूछा जाएगा, इसका कोई निश्चित कोई बतला सकता कि यही पूछा जाएगा, ये तैयारी करके चले जाओ? तो ऐसा नहीं है। एंड देयरफॉर यू डिजर्व टू बी कंग्रेचुलेटेड। अब जो आगे होना है वो ये होना है कि आप जब साक्षात्कार देने जाते हो किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कोई सिलेबाई नहीं, सेट सिलेबाई नहीं है, फिर भी एक पैटर्न होता है। मैंने देखा आप सबके पास ये होगा, भरा होगा आपने। मेरी जिज्ञासा यहीं से शुरू हुई। जितने लड़के इंटरव्यू देने आए, और शायद ही कोई होगा जिसने किसी जगह से कोचिंग नहीं लिया होगा, सब लड़के उनकी हॉबी क्रिकेट, और जितनी लड़कियां सबकी हॉबी कुकिंग। नहीं नहीं नहीं, मैं यहां से प्रश्न शुरू हुआ मेरे मन में, क्योंकि मैंने भी जितनी पढ़ाई लिखाई की, जो कुछ भी किया, तो कहीं मेरे ध्यान में नहीं है कि किसी ने मुझे पढ़ाया है व्हाट इज हॉबी। और जब मैं भी चयन के लिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जो भी पद भरे जाते हैं, जो भी पद, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंक ऑफिसर, प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जितने भी अधिकारियों की चयन होता है उसमें जरूर ये होता है इंटरेस्ट एंड हॉबी। और किसी को नहीं पता हॉबी क्या है। कौन लोग आपको लिखवाते थे? जो लोग कोचिंग चलाते हैं, उसमें बहुत सारे सफल भी हैं और कुछ असफल लोग भी हैं। उनको कितना अनुभव है, जब जो सफल है या असफल है, किसी ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फेस किया होगा, उसका अनुभव सीमित है वहां तक। उसको क्या पूछा उस 15-20 मिनट में, उसने क्या जवाब दिया, उसको क्या लगा, और उन्होंने उस हिसाब से आपको पढ़ाया। तो उसकी जो भी जानकारी उन्होंने आपको दी, वो उन्होंने एक सीमित दायरे से उसको पाया और एक सीमित दायरे में आपको समझाया। जितनी हमें आती है उतनी ही तो हम आपको समझाएंगे, उससे ज्यादा तो हम नहीं समझा सकेंगे। देयरफॉर मुझको लगा कि इन बच्चों को आई एम मॉरली ओब्लाइज। अगर मुझे आता है, मैं बहुत लोगों के साथ बहुत आत्मीय रूप से जुड़ा हुआ हूँ, और इंदौर में इस कोविड के समय पे एक और भी संगठन बना दिया गया, इंदौर कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन। मेरे पास कोई भी कोचिंग नहीं, लेकिन मैं उसका पालक हूँ। 300 करीब कोचिंग है। तो मैंने बहुत सीरियसली सोचना विचार शुरू किया, आज नहीं पहले भी। ये सब अनुभव मैंने इकट्ठा किया 13, 14, 15 में, फिर 16, 17, 18 में आई स्टार्टेड गिविंग बैक कि भाई वहाँ पर तो आयोग में तो बड़ा मजाक हो जाता है। शुरू में ही आपको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है, ऐसे हो जाता। कुछ विशेषकर कुछ ऐसे मेंबर थे जो इस तरह की बातें करते थे कि आपको लगता था कि हम पैदा ही क्यों हुए, मर क्यों नहीं गए। नहीं, जिन्होंने, अगर है कितने हैं यहाँ पर जिन्होंने कभी साक्षात्कार दिया हो, हाथ उठाए। कोई नहीं है, सब फ्रेशर है। कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड। जिन लोगों ने साक्षात्कार कभी दिया हो उनसे पूछिए कि यू फील दैट यू हैव बीन कट इन 2 पीसेज। तो मुझे लगा नहीं, ये अन्याय है। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई कोचिंग नहीं जहां पर इन बातों की जानकारी दी जाती है। बच्चा रॉ घर से आ रहा है, उसको जो समझ में आ रहा है वो जवाब दे रहा है,
और हम उसके बखिया उधेड़ रहे हैं। शुरू में ही इतने इस तरह की जब बात हो जाती है तो दैट्स द एंड, उसके बाद तो आप संभाल ही नहीं पाते हो। तो मैंने इन सब चीज़ों का सवाल जवाब तलाशना शुरू किया और मुझको लगा कि एक मानसिक प्रस्तुति, आप सब बहुत योग्य हो, मुझसे कहीं अधिक योग्य हो, मुझे कोई अधिकार नहीं यहाँ खड़े रहने का। आई पास्ड माई मैट्रिकुलेशन विथ 39% मार्क्स। अब क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब अलग विषय है। When I joined finally armed forces, I was on an UN policy, जिसमें सिर्फ भारत से 9 बच्चे थे और रेस्ट ऑफ द 12 वर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो बचपन था, जो पढ़ाई लिखाई थी, वो उतना ही संघर्षपूर्ण था जितना शायद इस यहाँ किसी का होगा या नहीं होगा, सरकारी स्कूल में टाट पट्टी बिछाकर। एंड आई डोंट थिंक दैट, मुझे लगता है मैंने जीवन में सबसे ज़्यादा वहीं सीखा। वो संघर्ष की शक्ति वहां से मिली, असफलता को आत्मसात करके भी जीते रहने का। मैं अक्सर बच्चों को जब हॉबी पढ़ाता हूं, मैं आपको भी बतलाऊंगा आगे, अगर आपको ध्यान होगा, आखिरी परीक्षा जो 12th की बोर्ड की हुई थी वो 2 साल पहले हुई थी, और एक बालिका जिसके 93% मार्क्स थे 12th में, जिसके 10th में 98% मार्क्स थे, उसका लक्ष्य था 95% मार्क्स मैं लाऊंगी, और उसने आत्महत्या की। तो मैं सोच रहा था 93% वाले ने आत्महत्या की और मुझे जीने का हक ही नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा, क्योंकि जब मैं हॉबी पढ़ाऊंगा तब इन सब बातों का जिक्र होगा। नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बात करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत, मेरी उम्र में बहुत हल्का फुल्का बात करना कोई बहुत अच्छा है, इसलिए कि मुझे पता है कि यू आर ऑलरेडी वेरी सीरियस। आप परीक्षा को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर, साक्षात्कार को लेकर इतने तनाव में है कि आपको थोड़ा सा हंसना, मुस्कुराना सब भूल गए हैं, कई सालों से भूल गए हैं। और इस बैच का जिसका 3 साल से घर में बैठे हुए, पता ही नहीं कब रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, ऑलरेडी यू आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। मैं उसमें और कुछ जोड़ दूं तो पता चला कल 5 लड़के कम आए कि उन्होंने सोचा कि बस अब ऐसी पढ़ाई तो पढ़नी नहीं, इसलिए तो। लेकिन जो बात कह रहा हूं वो दे आर वेरी मीनिंगफुल, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो मुझे लगा कि इनको रास्ता दिखाना चाहिए। तो पहला प्रश्न, जब 1400 नंबर का थ्योरी का पेपर हुआ, उसमें निश्चय ही आपने बहुत अच्छा किया होगा। इधर सामने आ जाओ बेटे, मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं, और कोई पीछे दबाव, बल्कि पीछे वाली सीट खाली करके यहां आ जाओ, ताकि अगर कोई लेट आता है वो आसानी से पूरे क्लास को डिस्टर्ब किए बगैर आकर बैठ जाए। प्लीज प्लीज। ये कैमरे से बहुत नीचे है वैसे। नहीं, ठीक है, ठीक है, आप उसके डायरेक्टर हैं, आप अच्छा जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो बैक टू, तो जब 1400 नंबर में आपने इतने नंबर पा लिए कि आपने योग्यता अर्जन कर लिया साक्षात्कार का, 175 नंबर क्यों फिर? यही यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर हम लोग तलाश रहे हैं कि इस 175% नंबर जिसका कोई सिलवाई नहीं है, क्या पूछेंगे नहीं पता, उसकी तैयारी कैसे करें? इसका उत्तर जब आप ढूंढें, ईमानदारी से ढूंढना शुरू कीजिए, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल। आप चयनित हो जाने के बाद कोई भी पद मिले, उसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा? कोई, एनीबॉडी वांट टू अटेंड? इंटरेक्टिव सेशन है, मैं सुबह से 4 घंटा तकरीबन ज्ञान बांट चुका हूं, थोड़ा सा आप भी ज्ञान अपना शेयर कीजिए। एनीबॉडी, कोई इतना कठिन प्रश्न हो, आपको डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी ये सब पद लेना है, तो आपको नहीं पता कि जॉब प्रोफाइल क्या है? बस अगर सब शांतिपूर्ण रहा तो उसका कोई काम नहीं, बस लेटे रहे, टीवी देखता रहे, ऐसा?
मतलब जितने भी पोस्ट हैं सबका कार्य तो निर्धारित है, लेकिन जैसे डीएम है नहीं नहीं, उसका सबका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ओके, ग्राउंड लेवल पे, और यस, जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वेलफेयर इंश्योर। वो तो कोई क्लर्क भी कर देगा बेटे। मैं बेटे बोलने में किसी को आपत्ति तो नहीं है, मेरे मुंह से बहुत सहज बेटे ये निकल जाता है, इसलिए नहीं कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, अच्छी उम्र है ज़्यादा नहीं, 18-19 के करीब है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और वहाँ पर हमारे समाज में अपने दोस्त के छोटे भाई को भी हम बेटा कहते हैं। तो प्लीज़ एक्सेप्ट मी। मुझे पता है कि आप थोड़ी दिनों में सब सर और मैडम बन जाएंगे, विथ ऑल रिस्पेक्ट। मैं किसी, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीबडीज आपकी जो गरिमा है उसको छून करने का, लेकिन मेरे ख्याल से आई हैव क्वालिफाइड। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की उम्र आप में से किसी से भी ज़्यादा है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक सिंगापुर में है। तो आई थिंक आई डिज़र्व इतना छूट आप मुझे दे देना कि मैं आपको बेटा बेटी कहूँ तो बुरा नहीं माने। हाँ बेटे, तो आपको लगता है रियली कि पॉलिटिक्स इम्प्लीमेंटेशन कोई करता है? कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, ये लोग तो सिर्फ दस्तखत करते हैं। वो क्लर्क बैठा है, उसके पास आता है कागज, जो उसको लेके और फिर आगे वो करके अपना फोटोकॉपी करके और नीचे नीचे तक भेज देता है अलग अलग। वाकई में क्या पॉलिसी में काम क्या है, इतना छानबीन क्यों? सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना है तो क्लर्क तो ही है, जैसे रिक्रूटमेंट होता है वैसे ही रिक्रूटमेंट करके। हाँ बेटे, वो भी कोई कह रहा है, सब ये सब राजनीति की बातें हैं यार, हम अपनी बात करें। हाँ बेटा, वो बात नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए, हमें दबाव में काम करना है। आज जो आदमी रास्ते में घूम रहा है, झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, जिसको पुलिस पकड़ के ठूस देती है, कल उसको किसी पार्टी से टिकट मिल जाता, वो एमएलए बन जाता, प्रोटोकॉल कहता है आप डिप्टी कलेक्टर हो, उसकी जाकर गाड़ी का कितना दबाव होगा। किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, किसी की मां मर गई, किसी का बाप मर गया, कोविड में मर गया, कैसे मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, कलेक्टर को जाकर, डिप्टी कलेक्टर को जाकर माफी मांगनी पड़ती है। कहीं बाढ़ आ गया, हला डोला आ गया, अभी मध्य प्रदेश में जगह जगह ओलावृष्टि हुई है, इसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहा है? वो सब गांव वाले जब जाओगे देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, वो सब आके घेर लेंगे, अभी दिलाओ, अभी दिलाओ हमें मुआवजा। ये नौकरी है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कोई भी कर सकता है, उसमें कोई काम थोड़ी। उसके लिए इतना, यू विल बी ऑलवेज कंस्टेंटली बी अंडर प्रेशर। मैं सिख रेजिमेंट का ऑफिसर हूं और हमारे यहाँ एक कहावत है, यहाँ कोई सिख या पंजाबी है कि नहीं मुझे दिख नहीं रहा, सिख तो नहीं दिख रहा, पंजाबी भी है, नानक दुखिया सब संसार। ये बात सुनी है कभी? दुनिया में हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई दुख है, कोई असफलता है। वो असफलता कैसी भी होगी, 93% वाले को लगा कि असफलता है और 39% वाला खुश जी रहा है। किसको कौन सी चीज में असफलता का एहसास होगा? गर्लफ्रेंड रूठ गई, बॉयफ्रेंड रूठ गई, माता पिता ने जितना हमें पॉकेट मनी चाहिए वो नहीं दिया, मैंने 12वीं पास की थी, उन्होंने कहा था कि बाइक देंगे, नहीं दिलाया। इन सब चीजों में लोग घर से भाग जाते हैं, आत्महत्या कर जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में हमने हमारी इतनी असफलताएं होती है, दैट लीड्स टू स्ट्रेस। होता है ना, स्ट्रेस होता है ना, जब आप खुश नहीं होते। वो जायज है, नाजायज है, किसकी गलती है, किसकी सही है, दोज थिंग्स अपार्ट। जीवन में हमको जब अपनी मन की नहीं होती है, बहुत तनाव होता है कि नहीं? ये व्यक्तिगत जीवन की दो यहां लेखनी है क्या? ये व्यक्तिगत जीवन में, हर जीवन में कुछ न कुछ चीजें हैं जो हमको पीड़ा पहुंचाती है। कोई मर गया, कोई जी गया, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जितने पैसे की हमें अपेक्षा है वो नहीं मिला, जितने पढ़ने परसेंटेज की अपेक्षा है वो नहीं मिला, जितने सॉरी आप वहीं से कह देते, ठीक है। ये जो व्यक्ति आप में से जो भी चयनित होगा, उसके साथ कुछ और दुख, सरकारी दुख जुड़ जाएंगे।
कहीं दंगा हो गया, फसाद हो गया, आग लग गई, गोली चल गई, कोई किसी को भगा के ले गया, हिंदू मुसलमान का दंगा, लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, लड़का मुसलमान है, लड़की, आपको क्या लेना देना है? ये सब की जवाबदारी आप पर रहेगी। तो जब व्यक्तिगत जीवन की तकलीफों से हम इतने आहत होते हैं, जब हमें इतनी पीड़ा पहुंचती है कि हम अक्सर पेपर में पढ़ते हैं, पेपर का मेन न्यूज़ तो यही होता है कि फलाने कारण में इसने आत्महत्या कर लिया, किसी के हस्बैंड ने सताया, किसी की वाइफ ने सताया, किसी को दहेज नहीं मिला, किसी को एडमिशन नहीं मिला, इन सब कारणों से लोग जो झेल नहीं पाते हैं। अब आप सोचो, व्यक्तिगत जीवन के दुख सडनली देयर एक्सटेंट आर वेरी लिमिटेड, सरकारी दुख कितना बड़ा होगा। एकाएक पता चला MI में, क्षमा करें मेरे मुंह से कोई गलत चीज न निकल जाए, कि कोई बहुत सी किसी हॉस्पिटल का नाम ना लूं, क्योंकि कभी कभी प्रभु ऐसी गलतियों को माफ नहीं करता है, कि किसी शिशु विभाग में एकदम से 10, 20, 40, 50 बच्चों की मौत हो गई। आप तो इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो कोई डॉक्टर करेगा, जवाबदारी आपकी होगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी या हेल्थ सेक्रेटरी आपसे पूछेगा, भाई जाके देखो तुम्हारे संभाग में ऐसा हुआ, तुम्हारे जिले में ऐसा हुआ, तुम्हारे, कितना दबाव होगा कि नहीं होगा? अब समझ में आ रहा है क्या काम है? कोई पॉलिटिशियन, वो सब हो रहा है, अपने आप ही होता है, ये सब एकदम रूटीन चीजें हैं। ऊपर से दिल्ली से चिट्ठी चलती है, भोपाल से चिट्ठी चलती है, कलेक्टरेट में आता है, कलेक्टर में एक बाबू डिस्पैच रिसिप्ट डिस्पैच वाला उसको खोलता है, कहीं मार्क कर देता है, किसी कभी जाता है SDM तक के पास, कलेक्टर के पास तो सटल ही नहीं जाता है, किसी SDM डिप्टी कलेक्टर नहीं तो तहसीलदार की लेवल, वो उसका फिर फोटोकॉपी करवा के सब विभागों में भेज देता है। स्कूली शिक्षा के विषय में है तो इस शिक्षा विभाग को भेज देता है, स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य को भेज देता है, मलेरिया ज्यादा हो रहा तो मलेरिया, इसमें क्या करना है? इसके लिए इतना MPPSC और मेंस और साक्षात्कार की जरूरत है क्या? नहीं बतलाए ना। उस चिट्ठी को पढ़ के समझना है कि किसको भेजना है, उसको टिक लगा देना है, और कोई क्लर्क उसका फोटोकॉपी लेके, उसमें क्या करना? पॉलिसी इंटीमेशन, क्या पॉलिसी इंटीमेशन करोगे? ऊपर से सरकार के जो भी आदेश आते हैं जिसमें कोई आर्थिक पहलू होता है, उतना बजट में प्रावधान कर दिया जाता है, और फिर बजट एलोकेशन आप कर देते हो, सब एलोकेशन कर देते हो। कुछ नहीं करना पड़ता है, करना तब पड़ता है जब स्थितियां असामान्य हो। सुबह का अगर न्यूज बुलेटिन पढ़ सुनो, हिंदी न्यूज बुलेटिन, अधिकतर न्यूज बुलेटिन में 7 से 9 के बीच में एक पंडित जी आते हैं, और उसमें आप जैसे लोग प्रश्न करते हैं, आप में मैं भी शामिल हूं, हालांकि मेरा कोई प्रश्न अब रह नहीं गया है कि पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ ये, फलानी जगह ये, मुझे सरकारी अब भी नौकरी कब मिलेगी? सुना है ऐसा प्रश्न? क्यों सरकारी प्रश्न, नौकरी क्यों चाहिए? हैं? क्या है सिक्योरिटी? पहले जॉब सिक्योरिटी था, साथ में पेंशन मिलता था, अब पेंशन तो सब समाप्त हो गए। आर्म फोर्सेस के सिवाय किसी को पेंशन नहीं मिलता है, IAS को भी नहीं मिलता है। 2004 के बाद जितनी भर्ती हुई किसी को पेंशन नहीं मिलता है। और जब ये जवाब आप देते हो तो वो पूछता है कि जॉब सिक्योरिटी क्या? आप इतना पढ़े हुए हो, आप अगर योग्य नौकरी कुछ तलाश लो, आपको 1-2 लाख की नौकरी मिल जाएगी बाहर, BTech MTech किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है ऐसी नौकरियां। मेरी छोटी बेटी करीब 6 करोड़ रुपए साल में पाती है, बड़ी बेटी करीब 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए पाती है। सब तो पैसा तो प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन सबका प्रश्न एक ही है, सरकारी नौकरी कब मिलेगी? उसका उत्तर वो देते हैं। वो इस तरह से प्रश्नों को कॉइन करते हैं जिसके अंतर निहित होता है कि आप भ्रष्टाचार करने के लिए आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप ना? और हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, मन में लगता है कि पकड़े गए हैं, चोरी हमारी पकड़ी गई है। जवाब क्या देते हैं? सेवा के लिए आ रहे हैं,
फट से वो दूसरा सवाल पूछेंगे, अगर सेवा करना है तो एनजीओ बनाइए। भाई अगर जिसको सेवा करना है, कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ डिप्टी IAS IPS या डिप्टी कलेक्टर DYSP बन के ही आप सेवा कर सकते हैं, ऐसा कहीं है कोई लिखा हुआ? ज़्यादा सेवा तो एनजीओज करते हैं, तो वहाँ जाइए अगर सेवा ही आपका मूल मंत्र है। तो जो आपका सिलेक्शन है, जो ये 175 नंबर का टेस्ट है, पहले तो हम समझ लें कि वो क्या टेस्ट है। वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं, आपको वो सब जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पूछेंगे भी, खासकर बालिकाएं जो हैं, ये महिलाओं से जुड़े हुए सरकार के जितने प्रकल्प हैं वो है, वो प्रश्न आएंगे। जितनी महिलाएं हैं वो ख्याल रख लें। जो मध्य प्रदेश कैबिनेट में कितने महिला मंत्री हैं, उनका नाम है, उनके पास क्या विभाग है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने महिलाएं हैं, उनके पास क्या विभाग है। 11 है मेरे ख्याल से इस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मध्य प्रदेश का मुझे नहीं ध्यान है। ये सब होगा, लेकिन अब कुछ तो 15-20 मिनट में पूछना है। ये वैसा है फिल इन द ब्लैंक वाला टाइम पास। मुख्यतः उनका फोकस होगा, डू यू हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड द प्रेशर। जॉब से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत जीवन में इंसान के इतनी सारी समस्याएं होती है जिसको हम झेल नहीं सकते हैं, जिससे हम उभर नहीं पाते हैं। जो सरकारी सेवा के कारण उत्पन्न जो है उसको हम झेलने के योग्य हैं कि नहीं। बहुत स्ट्रेस रहता है। जब सरकारी सेवा की बात हो, पंडित जी से पूछते हो, वो किस सेवा की बात करते हैं? सुबह 10 बजे ऑफिस गए और 5 बजे घर आ गए। इसमें से कोई भी आप है जिसको चयनित हो जाने पर वैसा 10 से 5 का काम मिले? कोई समय है क्या? बाढ़ कभी पूछ कर आता है क्या? दंगा कभी पूछ कर, कोई घड़ी देखकर होता है क्या? ओलावृष्टि कभी दिन काल क्षण देखकर आता है क्या? वो सबकी जवाबदारी आपको। तू कौन खाम खा? डू यू हैव दैट एबिलिटी? अगर आप ऐसे हो, या हमें क्या लेना देना? तो उसका टेस्ट कैसे होता है? तैयारी करने का कुछ, ताकि आपको लगे कि सिर्फ कहानी बता के कर्नल बर्मन नहीं चले गए, इसलिए कुछ बतला रहा हूं। ये जो फॉर्म है, इसको जब भरते हैं, आपके 80% प्रश्नों का आधार ये है। शुरू कहां से होगा? आपका नाम। आजकल एक नया फैशन चला है, रामायण महाभारत शास्त्रों से नाम देने का। आपका ये नाम है, इसका अर्थ क्या है? अगर वो शास्त्रों से जुड़े हुए किसी पात्र का नाम है, उसका क्या चरित्र था, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर महाभारत रामायण का है, उस युद्ध में उसकी क्या भूमिका रही। दादी जी ने नाम रखा था, अब क्यों रखा था तो हमें नहीं पता। जिस नाम को लेकर मैं 20-25 साल तक घूम रहा हूं या रही हूं, हमको कभी लगा ही नहीं कि उसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। वो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, वो क्या आपको फैमिलियर फील्ड में मिलने वाला है क्या? जहां आप जाकर पदस्थापना होगी, वहां पर सब लोग आपकी बोली बोलेंगे क्या? आपकी भाषा बोलेंगे क्या? वो आपके कल्चर को डिपिक्ट करेंगे क्या? कहीं पर आप जाएंगे, भगोड़िया हो रहा होगा। जिस समाज में हम बड़े पले हुए हैं, वहां पर अविवाहित लड़की लड़के का साथ में बैठना उठना बहुत, अब तो बहुत सारे बातें बदल गई, लेकिन जनरली माइंडसेट तो अभी भी वैसे ही है। वो ऐसा समाज है जहां पर लड़के लड़की को अवसर दिया जाता है, वो जाए 2-5 दिन साथ रहें और उसके बाद तय करें कि वो साथ रहना जीवन बिताना चाहते हैं कि नहीं। आपको उनके बारे में कितना पता है? आप कितना, आप तो नहीं कह सकते हो ना यार, हम तो, मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, आई डिस्कार्ड, ये संभव ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये तो अनैतिकता है। आप ऐसा कह सकते हो क्या? समथिंग दैट दे हैड बीन डूइंग फॉर 5000 years. Who am I to say good or bad? Who am I to sit on judgment?
तो इसके लिए सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए ऐसा क्यों है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कल्चरल पृष्ठभूमि क्या है, ये हमसे अलग। क्योंकि आप जहाँ जाओगे आईएएस में तो शायद आपको पता है, जब आपको स्टेट अलॉट होता है 6 महीने को, वही फौज में भी है, 6 महीने के अंदर उस स्टेट की भाषा सीखनी पड़ती है। आर्मी में भी है, चाहे मैं सिख रेजिमेंट में गया तो मुझे पंजाबी सीखनी पड़ी 6 महीने के अंदर। ट्रूप साहब की बात नहीं सीखेंगे आप। डिप्टी कलेक्टर चयनित हुए, उसके बाद जब एसडीएम आप बनोगे, आपकी अदालत लगेगी, तो वहां आकर कोई अंग्रेजी में थोड़ी बात करेगा आपसे। जो निवाड़ में हो गए आप, तो निवाड़ी में बात करेगा। मालवा प्रांत में है तो मालवी बोलेगा। यू हैव टू लर्न दैट। और उसके साथ सारे कल्चर समझने पड़ेंगे। ये मेरी बीवी को लेकर भाग गया, उसकी बीवी उसके साथ चली गई, ये सब चीजें वहां होंगी। हम अपनी नैतिक जिम्मेवारियों को, अपने नैतिक बोध शक्तियों को उन समाज में डालेंगे क्या? देन विल यू बी एबल टू फंक्शन। अगर आप गुड बैड में, उचित अनुचित में फंस गए, विल यू एबल बी एबल टू। इसलिए ये जानकारी सबसे पहले आप अपने नाम से शुरू करें, फिर डेट ऑफ बर्थ। कई बार आपका डेट ऑफ बर्थ जिस तारीखों में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, नोट कर लें कुछ बातें कि तैयारी का यही माध्यम हो सकता है। उस दिन या उसके एक दिन आगे पीछे कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मदर्स डे, फादर्स डे, योगा दिवस, अभी 12 जनवरी को युवा दिवस, इस तरह की कुछ विषय है, दिवस है, उसके बारे में सारी जानकारी हुई है। हो सकता है कि उन दोनों के 1-2 दिन आगे पीछे आपका बर्थडे हो स्वयं का। कई बार ये प्रश्न पूछ देते हैं, मान लीजिए कि इनका बर्थडे 11 जनवरी को है और 12 जनवरी को इंटरव्यू हो रहा है, तो उन्होंने 12 जनवरी के बारे में, युवा दिवस और विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ बतलाया। यार 11 जनवरी को भी कोई खास बात है, कुछ ध्यान है? अब ये सोच रहे हैं 11 जनवरी को कोई समझ में नहीं आ रहा है। अरे 11 जनवरी में आपका जन्म हुआ है। हम सबके लिए नहीं बेटे, आप फंस रहे हो। वहां जाके जब फंसोगे तब समझ में आएगा कि कर्नल बर्मन क्या कह रहे थे। मैंने देखा है ये सब होते हुए। डू यू थिंक और डोंट यू एग्री कि हम सबके लिए हमारा जन्म दिवस से कोई बड़ा दिवस है ही नहीं दुनिया में? उस दिन अगर हम जन्म नहीं लिए होते, ये सूरज चांद नहीं देखा होता, अगर मेरी माँ ने मुझे गर्भ में 9 महीने नहीं रखा होता, तो ये सब ज्ञान फैन कहां से आता जाता भाई? तो मेरे जीवन का वो दिवस आवश्यक है। वो यही देख रहा है, क्या इसका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, कि ये अभी 14 फरवरी में या फादर्स डे, मदर्स डे में फंस के रह गया है, अपने बारे में बोध ही नहीं है। योर माइंड शुड बी क्विक, you should be able to understand and appreciate questions. Next, जिस स्कूल, कॉलेज या संस्थाओं में आपका अध्ययन हुआ हो, उनका नाम। जिस कालखंड में मैं नियमित जा रहा था, तीनों जो अधिकारी थे वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ। 68 साल मेरी संघ आयु है। तो जब मैं लोगों से बतलाता था, विशेषकर जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हुए बच्चे, वो उस बात को हाईलाइट करने का प्रयास करते थे। जो अधिकारी आप बनोगे, आपके व्यक्तिगत चिंतन कुछ भी हो, आप हिंदुत्ववादी नहीं बनोगे। आपका शपथ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होगा, और ये आपको ध्यान रखना है। आप वहां जाकर हाईलाइट करते हो, अंडरलाइन करते हो, कैपिटल में लिख देते हो कि हमने सरस्वती शिशु मंदिर से शिक्षण प्राप्त किया, ये इस आशय से कि बोर्ड इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्वयंसेवक लोग हैं। तीनों स्वयंसेवक थे, डॉक्टर विपिन विभाग भी, गौतम जी भी और डॉक्टर चौबे भी।
कोई भी वहां बैठा हो, जिस स्कूल में पढ़े हो, सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना कब हुई, किसने की, उसका संचालन कैसे होता है, उद्देश्य क्या है, शायद आपको जानकारी हो। सरस्वती शिशु मंदिर इज ए चेन ऑफ स्कूल्स रन बाय एन एनजीओ व्हिच ऑपरेट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 30,000 स्कूलों का, आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। आप नवोदय विद्यालय में पढ़े हो, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना क्यों हुई, कब हुई, क्या कारण था। सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हो, उसके क्या कारण थे, किसने स्थापना की थी, उसका संचालन कैसे होता है। और अभी किसी दूसरे स्थानों पर मैं बतला रहा हूं, अब तो भूल भी जाता हूं कहां कहां गया हूं। अब लग रहा है कि 18-19 साल से ज्यादा उम्र हो गई मेरी। आप सेंट मैरी में पढ़े हो, ये सेंट मैरी कौन, 12 साल सेंट मैरी में पढ़ने वाले से प्रश्न पूछा, सेंट मैरी कौन थी, क्राइस्ट की मदर, तो क्राइस्ट के पिता कौन थे। ठीक प्रश्न है ना, होना चाहिए ना, किसी को पता है, हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं। क्राइस्ट के पिता कौन थे, मदर मैरी तो थी, पिता कौन थे। हाँ, वो न क्राइस्ट के पिता थे, न मेरे पिता थे। हाँ हाँ, ये सही जवाब है, ये सही जवाब है। अब बड़ा विचित्र है, जिसकी माता होगी वो पिता नहीं है, कैसा प्रश्न है। आप सेंट मैरी में अगर 12 साल रहे, कुत्ता भी जहां बैठता है दुम से उस जगह को साफ कर लेता है, आपने कभी सोचा ही नहीं। जब अपने नाम के बारे में आपने नहीं सोचा, तो सेंट मैरी के बारे में कैसे सोचोगे। जरूरी नहीं कि आप क्रिश्चियन हो, लेकिन जानकारी कितना चाहते, क्योंकि आपके पदस्थापना किसी क्रिश्चियन सोसाइटी में हो सकती है, वहां इन चीजों का बहुत महत्व होगा। मदर मैरी के वर्जिन मैरी कहा जाता है, यानी कुमारी, कुमारी मां कैसे बन सकती है, बायोलॉजिकली नॉट संभव। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मदर मैरी का के गर्भधारण को बाइबल में इमाकुलेट कंसेप्शन कहते हैं। इमाकुलेट यानी पवित्र गर्भधारण, जिसमें किसी पुरुष का संपर्क ना हुआ हो। गैब्रियल नहीं, सेंट जोसेफ, जिसे पिता कहा जाता है, क्योंकि एक पिता तो होना चाहिए कागज के ऊपर। स्कूल गए थे कि नहीं पता मुझे, क्राइस्ट, ये सब पता होना चाहिए। मैं 12 साल स्कूल में गया, मेरा स्कूल का नाम सेंट मैरी, और हमें पता ही नहीं। जिस भी संगठन से, जिस भी इंडियन कॉलेज से आपने शिक्षा ग्रहण किया, इंजीनियरिंग किया, कितने इंजीनियर हैं, आगे पीछे कर रहा हूं, ये एक बड़ा मुश्किल है। एक प्रश्न लिख ले, जरूर पूछा जाएगा, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन स्टेट सर्विसेज, क्यों आप जन, उचित प्रश्न है कि नहीं है। जवाब क्या है, कोई देना चाहता है। यह प्रश्न पूछा जाएगा, ये पेपर आउट क्वेश्चन है। क्यों आपको इस सेवा में आना है, मध्य प्रदेश शासकीय सेवा में क्यों आना है, क्या जवाब होना चाहिए, यह पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा, पेपर आउट क्वेश्चन है। एनीबॉडी। तो मेरे पिताजी का यह सपना था, मेरा भी सपना था। यह सपना आपने कब देखा, जब 8th क्लास में मैं पढ़ता था ना, मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे में कलेक्टर आए थे, उनका गाड़ी एक ने खोला था, सलूट मारा था, तब से मैंने सोचा कलेक्टर बनेंगे। उत्तर तो हो गया। तो अगर कलेक्टर बनना था या डिप्टी कलेक्टर बनना था, तो बेटा ये बीटेक एमटेक क्यों कर रहे थे, ये कौन सा रास्ता आपने चुना। आप समझ रहे हो ना, ये प्रश्न उचित है, पूछा जाना चाहिए। आप अगर साक्षात्कार बोर्ड में होगे तो आप पूछोगे, भाई अगर ये बात सच है कि आप सपना देखे थे, कोई पाबंदी नहीं है, हर एक को अधिकार है शासकीय सेवा में जाने का, लेकिन वो रूट के कौन सा लिया आपने। 8वीं में आपने सपना देखा, और वो सपना आप और 8 साल 10 साल तक ढोते रहे, पढ़ते और कुछ रहे, बीटेक एमटेक करते रहे।
MSc बायोटेक्नोलॉजी करते रहे, MSc बायोकेमिस्ट्री करते रहे, MSc जूलॉजी बॉटनी में करते रहे, बहुत स्पेशलाइज ट्रेनिंग कर रहे हैं। और पिछले लास्ट जो 2018 का बैच था, 8 बच्चे MBBS जो सालों से प्रयास कर रहे थे और 2 डेंटिस्ट, उसमें से 7 डॉक्टरों का जो सालों साल प्रयास कर रहे थे। मैं निरंतर सोचता हूं मैं बच्चे को क्या बतलाऊं, वो क्या जवाब दे। आप स्वयं किए हो, आपके पास जवाब नहीं है, जानते हुए कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। वो जवाब मैं भी तलाशता रहा, लेकिन 8 डॉक्टरों में से 7 ने, मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं लेता हूं, लेकिन मैंने उनको जवाब बतलाया, सालों साल वो फेल हो रहे थे। जब भी आएगा he topped 2018। मैंने शुरू यहीं से किया कि आपका नाम ही ऐसा है कि आपको हर्षल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इट्स अ कंस्टिलेशन, एक तारा समूह है, आपका नाम है, जानना पड़ेगा उसकी विशेषता क्या चीज है, क्यों है, कहाँ है, उसके बारे में और कुछ। और वही प्रश्न उसको पूछे गए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस प्रश्न के जवाब की वजह से, लेकिन उनका 15 मिनट में से 10 मिनट हर्षल चलता रहा। तो आपके साथ भी ऐसा हो संभव है, विशेषकर अगर नाम शास्त्र, महाभारत, रामायण, एपिक, इसमें से किसी पात्र से जुड़ा हुआ है। तो जिसका भी ऐसा नाम है, आप कृपया उस बारे में पूरा अध्ययन करें। आजकल अध्ययन बहुत आसान हो गया है, गूगल करें, जानिए। और वो नाम जिसने आपका रखा, उन्होंने क्यों रखा। उदाहरण के तौर पे मेरी छोटी बेटी का नाम अमृता। जब आप सब नहीं पैदा हुए थे और आपके माता पिता में भी कुछ लोग नहीं पैदा हुए थे, तब इस देश में इमरजेंसी लगा था। और इमरजेंसी के दौरान अमृता प्रीतम, जो बहुत नामचीन लेखिका थी, उन्होंने अपना जीवनी लिखा था। उस जीवनी का अंग्रेजी में नाम था रेवेन्यू स्टैम्प और हिंदी में उसका नाम था रसीदी टिकट। मैं उस किताब में और नहीं जाऊंगा, मैं उनसे का बहुत बड़ा वो हूँ, एडमायरर हूँ। और मैंने उस पुस्तक के 4 साल 5 साल बाद शादी की। उसके और 2-3 साल बाद मेरी छोटी बेटी पैदा हुई, मैंने उसका नाम अमृता। ये बात मैंने बेटी को बतलाया। शी मस्ट नो हुआ अमृता प्रीतम। अमृत, अमृता, इसका अर्थ इज नॉट एनफ। तो आप इस तरह से, मैंने ये एग्जाम्पल आपको बतलाया, अपने नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने मोहल्ले का नाम। आप कहाँ के हैं? तो मैं धार का हूं। धार में हर साल बसंत पंचमी के आसपास अगर शुक्रवार है, भोजशाला में कुछ गड़बड़ी होती। सर वो मैं ना बचपन में तो था, पैदा तो हो, आपने लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है इसमें परमानेंट एड्रेस में। अब आप उस प्रश्न से बचना चाहते हो। मैं ना भाई इंदौर में रहा, पढ़ने यहीं आ गया। क्यों भाई? मध्य प्रदेश शासन में आप जाना चाहते हो, आपके सारे जिलों के बारे में, 10 संभाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप जहां पैदा हुए हो, आपने इसमें लिखा है, आप कह रहे हो मैं वहां से चलाया। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है ना? धार में एक जीवाश्म पार्क है, धार जिले में मांडू है, उनका ऐतिहासिक महत्व, जो भी चीजें हैं, यू मस्ट नो। आप नहीं भी रहे, मैं धार में नहीं पैदा हुआ, मैं मध्य प्रदेश में भी नहीं पैदा हुआ, तो फिर तो मुझे कोई अधिकार नहीं है यहां खड़े होने का। वो जो लड़का पद पाने का आकांक्षा रखता है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं यहां पर, किसी ने उनको पीले चावल देकर तो बुलाया नहीं। उसको जब भी प्रश्न हुए यहां कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, सर मैं उत्तर प्रदेश। अरे भाई यहां पर क्यों आए हुए? आप मध्य प्रदेश शासन में सेवा देना चाहते हो, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी आप मध्य प्रदेश के बारे में न जानो? सफल हो सकते हो क्या? आपका चयन हो सकता है क्या? होना चाहिए क्या? समझ में आ रहा ना
किस तरह के प्रश्न होते हैं। तो जिस जिले का जो आपका मूल निवास का जिला है वहां के, अब अगर यही क्राइटेरिया है जहां मैं रहा उसके बारे में ही मेरे कालखंड में, तो मुझे आगरा के ताजमहल जब शाहजहां ने बनाया था मैं तो नहीं था, तो उसके बारे में मुझे जानकारी होनी नहीं चाहिए। न जब लाल किला बना था तब मैं था, और न जब कोई भी ऐतिहासिक, तो मुझे तो ये सब जानकारी होनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। वो जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये जॉब चार्टर में आता है, वो कितना अध्ययनशील है, कितना उद्यमी है, उसको जानने की कितना इच्छा है, क्योंकि तभी तो वो सेवा दे सकेगा। उसको पता ही नहीं है। आम बात है, आदिवासी क्षेत्र बहुत है जहां आम बात है, हस्बैंड दारू पे के आया, 2 झापड़ मारे, वाइफ छोड़ के किसी दूसरे के पास बैठ गई, उससे अगर कोई उत्पन्न विवाद हुआ, किसी का कत्ल हो गया, वो आपके पास आएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये विषय कैसा है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर। तो आप कहोगे ये तो हमारे कल्चर में होता ही नहीं, तो क्या आपके ऊपर कोई आपके हिसाब से मध्य प्रदेश चलेगा क्या? पूरे मध्य प्रदेश के बारे में गृह जिला और सारे जिले 2017 या 18 में ही ये मध्य प्रदेश का एक और जिला नया बना था। अक्सर प्रश्न पूछा जाता था, तकरीबन सभी बच्चों से पूछा गया, तो कुछ उसका जानकारी थी, कुछ को नहीं जानकारी थी। वो जिला कहाँ बना, कैसे बना, जानकारी होनी चाहिए। एक सामान्य सा प्रश्न हमेशा आता है कि मध्य प्रदेश के कितने संभाग हैं। एक आदत बनाए, इफ यू आर वेरी सीरियस, नौकरी नहीं है। देखिए, सत्य तो यह है कि हमने पढ़ाई लिखाई की, माता पिता ने सपोर्ट किया, और अभी तक अपने को कुछ, ये चल सकता है क्या कि इससे उसमें कुछ नुकसान होगा, क्योंकि इतनी लाइट जल रही है, गर्म हो गया कमरा, इतने लोग। हाँ। नहीं ठीक है, आराम से। हाँ। तो मध्य प्रदेश बोलते ही मध्य प्रदेश का विजुअल आपके आंख के सामने आ जाना चाहिए। वो कैसे आप करोगे ये आप तय करो। कितने संभाग है, कोई 9 कहता है, कोई 10 कहता है। अगर 10 कह दिया तो 10 का नाम लीजिए। अब अपन शुरू करते हैं इंदौर संभाग से, फिर चले जाते हैं जबलपुर में, फिर इधर उधर करके 5 या 6 बतला के नहीं। मैं सिर्फ ये नहीं बतला रहा हूं क्या प्रश्न है, उसके उत्तर की तैयारी कैसे करनी है। मध्य प्रदेश बोलते ही आपके आंखों के सामने मध्य प्रदेश का मानचित्र आ जाए, और एक साइड से शुरू करो, इंदौर, उज्जैन, ऐसे बढ़ो, भोपाल, इस तरह से बढ़ो, कभी कुछ छूटेगा नहीं। दी जाती बेसिक थे मध्य प्रदेश शासन में हम जाना चाहते हैं। फिर आपका गृह नगर जो है, वहां जितना भी समय आप रहे हो, वहाँ का फ्लोरा, वहाँ का फौना, वहाँ का कल्चर, वहाँ के आदिवासी, वहाँ पर एससी, वहाँ के एसटी, वहाँ पर जंगलात, वहाँ पर कोई सरकार का प्रोजेक्ट, कोई नदी, कोई नाला, कोई विशेष जीव जंतु, पूरा फ्लोरा फौना। इसीलिए कहा फ्लोरा फौना का अर्थ यही है। वहाँ पर कोई जंगलात है तो उसमें किस तरह के लकड़ियाँ ज़्यादा हैं। नहीं सर, मैं तो वहाँ रहता ही नहीं हूँ, ये भागने का है। नहीं बच्चे, अभी हंसी आ रही है, वहां पर खड़े हो गए 15 मिनट में दम निकल जाएगा बच्चे, जबकि ये एक्सपेक्टेड है। आप भी मानोगे कि ये सारे प्रश्न जो है ये उचित प्रश्न है, उचित प्रश्न है। अगर मुझे मध्य प्रदेश में सेवा देना है तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे अपने गृह जिला में ही सेवा देना, पूरे मध्य प्रदेश में देना। यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश में कितने रिजर्व फॉरेस्ट है, कितने संरक्षित फॉरेस्ट है, कहाँ पर कितने शेर हैं, अगर शेर हैं, अगर लेटेस्ट गणना हुई है कितने शेर हुए हैं, अगर हाल फिलहाल कहीं पर कुछ जानवर अधिक मर गए हैं, उसके बारे में, किस तरह के रोगों में। आप डॉक्टर नहीं हो, फिर भी अगर एमवाई में एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित होकर बच्चे कुछ हो रहा है, तो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर ए जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट के लिए
ये सारी जानकारी होनी चाहिए। यहां तक बच्चे कोई प्रश्न है क्या? मैं थोड़ा सा पानी पी लूं इतने में। प्रश्न पूछना सीखो, क्योंकि अभी अगला बात मैं यही कहूंगा, क्यों प्रश्न पूछना या बोलचाल करना बहुत जरूरी है एज ए स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ योर साक्षात्कार। क्यों बोलना चालना जरूरी है? सर मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो इफ दे विल आस्क दैट यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड व्हाई You are? if they will ask that you are a working professional, you are working in some IT company, so why you want to come in a state service? So what will be the best answer for this question? इस प्रश्न का उत्तर मैं लास्ट में दूं तो चलेगा, क्योंकि आखिर आपका प्रश्न नहीं। मैंने बतलाया पिछले 18 में जब लास्ट हुआ है, तब मेरे पास 8 MBBS डॉक्टर इसी बगल वाले में और 2 आप जाके वेरीफाई कर लीजिए, जिसमें से 7 डॉक्टरों का हो गया, दोनों BDS का हो गया। सालों साल नहीं हो रहा था। आपने इतनी पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई होती है डॉक्टरी की पढ़ाई? बच्चा, ये खंडवा रोड में बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें डमी सेक्शन चल रहे हैं। माता पिता सारा साल का फीस देते हैं, खाने का फीस देते हैं, गाड़ी का फीस देते हैं, जानकारी यही है। और बच्चा यहाँ पर पूरा फीस देता है, पिताजी ने उसको कहाँ रखा है? कोटा में। वहां पर फीस दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इतना दबाव है कि सुसाइड कर रहा है। ये सब करने के बाद कुछ ही लोगों को IIT और मेडिकल में एडमिशन मिलता है, इतना लंबे जद्दोजहद के बाद। और ये सब करने के बाद वो 5 साल के बाद डॉक्टर बनता है। आजकल MBBS डॉक्टर के पास कोई जाता नहीं है, अब तो सब MD MS होना चाहिए। MS भी वो जो नाक का करे, कान का करे, सब अलग अलग MS है। उस सिनारियो में एक आदमी अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर, आप क्यों भाई इतने साल करने के बाद, उसमें से एक, उन 8 में से एक मध्य प्रदेश के शासन की सेवा में था, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और करीब 75 कई साल 8-10 साल की सेवा थी, और 5-7 बार वो रिजेक्ट हो चुका था। चलो इसी सवाल का जवाब देके आगे, इतनी जब बात कह दी, आगे बढ़ेंगे। उसको 70-75-80 हजार मिल रहे थे। उसको हमेशा यही प्रश्न पूछा जाता था कि आप ऑलरेडी सेवा में हो, सेकंड क्लास ऑफिसर हो, आपको 75-80 हजार मिल रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बनोगे, अगर डिप्टी कलेक्टर भी बन गए, जो सब बहुत पद है, तो आपको तो 50-55 हजार ही मिलेंगे। इस प्रश्न में छुपा हुआ है एक बात, एक प्रश्न, आप भ्रष्टाचार के लिए आ रहे हो, यहाँ पैसा बनाने आ रहे हो, है ना? और आप यू टेक दैट, यू बाय दैट, और आपको लगता है अब तो पकड़े गए हैं, अब हम पकड़े गए हैं चोरी करते हुए, और आप गोल मोल जवाब देते हो, क्योंकि आप सोचते नहीं हो। मैंने उस सबका, सबके लिए, जिन्होंने भी B.Tech किया, M.Tech किया, मैं सोचता रहता हूं लगातार कि मैं बच्चे के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा, ये कहूंगा कि मैं 78 साल का हूं, मैं सेवा, लोक सेवा आयोग में बैठा हूं, इससे बच्चा इंप्रेस हो जाएगा, वो किसी संस्था को कुछ पैसा देके चले जाएगा, लेकिन उसका भला होगा क्या? Will he have the answer to the most probable question? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जाएगी कि कोई क्योंकि सिलेबाई तो है नहीं। तो मैं सोचता रहता हूं, और तब मैंने, एक लड़का था, उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता, 3 बार UPSC की प्रीलिम मेंस पास किया और इंटरव्यू दिया, उसका फाइनली हुआ कि नहीं पता। उसे लास्ट टाइम भी जब रिजेक्ट किया था, तब उसने पूछा था कि आप कर क्या रहे हो? बोला मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे का UPSC की क्लास लेता हूँ, करीब 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ महीने में। तो उसने कहा 1 लाख रुपए छोड़कर आप ये 50 हजार की नौकरी क्यों करना चाहते हो? बात वही इस प्रश्न में निहित है। एक और प्रश्न है कि आप भ्रष्टाचार करने आ रहे हो, और हम रिकॉइल हो जाते हैं, हमको लगता है हम चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, भागना चाहिए। तो मैंने कोई जवाब, लॉजिकल होना चाहिए, जो आपको भी लगे कि हाँ ये जवाब है। क्योंकि जब आप कहते हो, कब आपने सोचा? तो बचपन में सोचा, पिताजी ने और दादाजी ने सपना देखा, मैंने भी सपना देखा। तो अगर सपना देखा था तो फिर B.Tech M.Tech करने क्यों गए? ही होता है ना।
फिर एमएससी क्यों किया, बीएससी किया तो समझ में आया कि भाई जहाँ एडमिशन मिला कुछ तो ग्रेजुएशन तो करना है। एमएससी क्यों किया, एमटेक क्यों किया? तो मैंने उसका जवाब जो सबको सिखाया, उनमें से अधिकतर लोगों को पूछा, 8 में से 7 लोग डॉक्टर एमबीबीएस चयनित हुए और दोनों बीडीएस चयनित हुए। दोनों को वो मिला ट्रैफिक कहीं पर होंगे, यही हुआ था। हमने उनको सोचा, मैंने कि क्या जवाब होना चाहिए, कौन सा जवाब ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले हमें स्वयं को विश्वास हो। हम जो भी जवाब दें, अगर उस जवाब को हम सब्सक्राइब नहीं करें, अगर हमें ही नहीं लगे कि ये यही जवाब सही है, हम अगर उससे कन्विंस नहीं है, अनलाइकली कि कोई दूसरा उस जवाब को ग्रहण करेगा। तो मेरा जवाब जो लोगों को बतलाया, बार बार बतलाया, 3-4 जगह वो लोग मिले, यहां पर भी मिले, पीटीसी में भी मिले, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ एंड इट इज माई प्रिविलेज टू डिसाइड व्हाट आई विल डू विथ माई लाइफ एंड व्हेन। समझ रहे हो ना? नहीं, इसको बेटा लिख लेने से नहीं होगा, इसमें विश्वास करना सीखना पड़ेगा। मेरा जीवन है, ठीक है, मौका मिला, मैं पढ़ने लिखने में अच्छा था, मेडिकल में एडमिशन मिल गया, वो मैंने किया, लेकिन मन नहीं लगा। मुझे लगा कि मुझे ये करना है, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा। फौरन बोलेंगे एनजीओ बनाओ, नहीं, दिस इज माई लाइफ। और मैंने जो कर दिया, बोलो को मैं अकेला नहीं हूं, अरविंद केजरीवाल बहुत होशियार बच्चा, जब सिर्फ 5 आईआईटी थे हिंदुस्तान में, तब उसने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया, उसको टाटा टीसीएस में नौकरी मिल गई, वहां गया, उसको कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरी मिली। उसने कहा मुझे सोशल सर्विस के लिए दे। उसने कहा नौकरी, टाटा क्या से बोला नौकरी हम देंगे कि तू दे रहा है? तो वो वहां करते हुए उसको खुशी नहीं मिली। उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, उसने आईआरएस में सिलेक्शन हो गया, डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर बना। फिर उसको वहां लगा कि नहीं नहीं नहीं, इस देश में तो भ्रष्टाचार होता रहेगा। फिर वो अन्ना के साथ झंडा हिलाता रहा दिल्ली में, सब पता है ना, सबको ज्ञात है ना ये सब बात। उसके बाद उसने कहा नहीं, ये रास्ता मेरा नहीं है, मुझे तो पॉलिटिक्स में जाकर इस देश को ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना, 29 दिन में उसने सरकार बंद कर दिया। उसको लगा नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। और वो गया वहां बनारसी में उसके खिलाफ लड़ने के लिए, और वहां इतना भीड़ ने उसको क्या, उसको भ्रम हो गया कि मैं तो जीत गया मोदी के खिलाफ, तो जमानत जब्त हो गई। ऐसे भी लोग होते हैं। ये मेरा जीवन है। नहीं तो आईआरएस ऑफिसर, असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर को छोटा मोटा पद है। मुझे किस चीज से संतुष्टि मिलेगी जीवन में, वो मैं तय करूंगा ना। मैं डॉक्टर बन गया हूं इसलिए और कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं इंजीनियर बन गया इसलिए कुछ नहीं कर सकता हूं, कहां लिखा हुआ है? मैंने विवेक से सोचा, और मेरे इस पढ़ाई से जो भी पद मिल रहा है, मुझको ने सोच कर देखा, विवेचना करके देखा, दे आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई मी। मेरे जो जीवन को उद्देश्य है, जिस तरह का जीवन मैं चाहता हूं, उस तरह का जीवन, उस तरह का सेटिस्फैक्शन मुझे इससे नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं, समझ रहे हो ना? नहीं बेटे, सबके लिए ये मेरे मुंह से सुनना अलग बात है, बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट वे। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए टीचर, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए टीचर। और एक ही व्यक्ति था जिसने मुझे जीवन में बहुत अनुप्राणित किया, वो जीवित रही है, डॉक्टर वाई.के. शर्मा, मेरे प्रोफेसर थे, मैं कानपुर का हूं। और उस जमाने में किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपने एमए या एमएससी कर लिया और आपके अच्छे रिजल्ट हुए, तो उसी विभाग में आपको डेमोन्स्ट्रेटर की नौकरी मिल जाती थी, और 2-3 साल काम करने के बाद आप लेक्चरर हो जाते थे। इट वाज ए डन थिंग। मैंने स्कॉलरशिप पाकर पढ़ाई लिखाई की, और जब मैं डेमोन्स्ट्रेटर बनने के लिए गया, सर ने बोला नहीं बेटा, तेरे बस का नहीं है, तुझे जो छवि है मन में शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, टीचर के बारे में, वो अब तुझे नहीं मिलेगा, तू बड़ा दुखी होगा। मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो नहीं रहे। और फौज का 8 जगह उस वक्त उम्र हो गई थी, इंटरव्यू दिया,
7 जगह चयन हो गया तो फौज में चला गया। परिवार में कुछ कोई फौज में नहीं था, फौज के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, फौज में चला गया, सेवाएं दी और जब लगा कि पेंशन मिल जाएगा तो सेवा त्याग कर फिर मास्टर बनने आ गए। 21 कोर हिंदुस्तान आर्मी का सबसे बड़ा कोर भोपाल में था, वहाँ से रिटायरमेंट लिया और सीधे इंदौर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में प्राचार्य के रूप में 96 में मैं आया। जीवन ने बड़ा अवसर दिया, 2 सैनिक स्कूलों में रहा, 5 साल चयन में रहा, आईएमए एनडीए में रहा और आईएमए में रहते हुए अभी जो जनरल बिपिन रावत शांत हुए हैं वो मेरे फर्स्ट बैच के कैडेट हैं। तो ये बात लोगों को पता लगी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई। 5 चैनल वाले मेरे घर में थे। मेरे पिता मरे तब मैं सैनिक स्कूल गोलपाड़ा में था, आसाम में आग लगी हुई थी। मेरी माता शांत हुई तब मैं श्रीलंका में था, मैं उन्होंने 7 दिन के बाद पहुंचा। इतना द्रवित नहीं हुआ हृदय, क्योंकि पता था वो बुजुर्ग हैं, वो चले जाएंगे। जनरल रावत के उस घटना की 3 चैनल वाले मुझे बैठे थे, उनको मेरे पीठ में हाथ रखना पड़ा, मेरा गला इतना थर्राया, मेरे आंखों में इतने आंसू आ गए। तो ये सब प्रिविलेज है, ईश्वर ने ऐसा संभव किया मेरे लिए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी ए टीचर। वहां से आके देयर आर थिंग्स दैट यू लव टू डू। कोई जवाब इसका नहीं होता है, कोई इसका जवाब नहीं होता है दैट आई वॉन्ट टू डू दिस। नौकरी के लिए सेकंड लाइन से ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहने की जरूरत नहीं है। अवसर मिला, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, कुछ तो करना ही था। लेकिन उसमें जो अवसर मिल रहे तो हमको लगा ये मेरे लिए ठीक नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं क्या करूंगा अपने जीवन के साथ, इसका निर्णय करने का मुझे निश्चय ही अधिकार है। चूंकि मन में कहीं ना कहीं अपना चोर छुपा हुआ है कि सरकारी नौकरी करने, वो जो सुबह प्रश्न पूछते हैं, सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि झांकी होगी, गाड़ी होगा, आगे पीछे डंडा चलाएंगे, गालियां देंगे, नहीं। अगर ईमानदारी से आपने सोचा है कि ये आपका कैरियर है, इस प्रश्न के उत्तर से आप रिजेक्ट नहीं होगे। जी छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। कितने लोग हैं आईएएस छोड़ दिया। ठीक है सर, मैं इसके आगे जुलाई में कहना चाहता हूं। हाँ, जैसे सर मैंने कई जगह पढ़ा है कि मैंने इंजीनियरिंग किया और मैं इस फील्ड से हूँ, तो मैंने जस्ट एक आईएएस सर का इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ, तो मैं ये इरिगेशन फील्ड में अपना ज़्यादा इनपुट दे सकता हूँ, किसानों की प्रॉब्लम को और एक ब्रॉड वे में अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अपनी जो भी मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी है उसको मैं ह्यूमन रिसोर्स को मतलब बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं जिस जॉब में हूँ उसको अभी उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कोई ठीक है, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या है, समझ गया मैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों में से सही ज्यादा आंसर कौन सा? ज्यादा लोग वही कहते हैं और वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप उस बात पर विश्वास नहीं करते। जितने ये बीएससी कंप्यूटर, एमएससी कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर, वो सब यही कहते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं प्रश्न का अगला वाला हिस्सा होता है, भाई तुमने जब एमएससी वगैरह में ज़्यादातर 16 या 32 सीट होते हैं, ज़्यादातर विभागों में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, इसी तरह इंजीनियरिंग के भी सीट सीमित होते हैं। तो जब आपने किया, इंजीनियरिंग पढ़ा, मेडिकल पढ़ा, एमएससी पढ़ा, तो अगर वहाँ 16 सीट थे, जो 17वां था लड़का मेरिट में, उसको आपने डिनाई किया ना। और आपने अगर फीस दिया होगा 1 लाख रुपए में, जो वो बतला रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ, वो एक अनुमानित, वो उससे वो रियलिटी से कोई संबंध नहीं। तो सरकार ने किसी भी डिग्री को आपको प्राप्त करने के लिए, किसी भी जो है उससे कई गुना ज़्यादा, आईआईटी में आपको 2 लाख रुपए फीस लगता है। 5 साल में अगर 10 लाख दिया तो सरकार ने आपके ऊपर कम से कम 3 करोड़ रुपए खर्चा किया होगा।
उसका क्या होगा? तो लड़का जवाब क्या देता है? उससे मिला हुआ जो आप कह रहे हैं, ज्यादातर यही जवाब देते हैं कि मैं जाऊंगा और उसमें जो ग्राम उनको ई से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं वो करूंगा, सारे कंप्यूटराइज कर दूंगा, सारे रिटर्न रिपोर्ट रिटर्न। नोबडी बाइज दैट। ऑलरेडी उसको करने के लिए क्लर्क की जरूरत है यार, उसको करने के लिए कलेक्टर की थोड़ी जरूरत है, IAS की थोड़ी जरूरत है। प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या कर दोगे, पूछते हैं इस ज्ञान का क्या उपयोग होगा, तो मैं वहां ये उपयोग कर दूंगा। भाई ये मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूं, इसमें कोई दोष है क्या? कहीं ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर इंजीनियर को डिप्टी कलेक्टर? आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आई हैव टू बी ए ग्रेजुएट। मैं ग्रेजुएट हूं कि नहीं, मैंने वो करके देख लिया, मेरे अंदर क्षमता थी, उससे मुझे प्रसन्नता नहीं मिली। और जो कहेगा कि IAS वो SDM बन के आप छोड़ दोगे, निश्चय ही छोड़ दूंगा अगर मुझे। अरे मेरी जिंदगी है यार, डोंट यू थिंक आई शुड हैव द फुल कंट्रोल ओवर माय लाइफ? क्या IAS बनना अल्टीमेट है जीवन का, कि प्रसन्नता पाना जीवन में? मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई एम सुप्रीमली हैप्पी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। गॉड हैड बीन वेरी वेरी काइंड। गांव का लड़का, 3rd डिवीजन मैट्रिक पास किया, अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ा। आई थिंक आई हैव गॉट माई शेयर ऑफ थिंग। मुझे अपने जीवन में मेरे हिस्से से बहुत ज्यादा मिल गया ना, नहीं है। सुबह से शाम तक मैं, जब से रिजल्ट आप लोगों का निकला है एक संस्थान से दूसरे, मैं जब अफसर बना था मेरा पे था 495 रुपए, आज 1 लाख से ज्यादा मुझे पेंशन मिलती है। मेरी पत्नी हायर एजुकेशन में थी, उसको 1 लाख रुपए। शराब नहीं पीता हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ, क्लब नहीं जाता हूँ, मैं क्या करूंगा पैसे का? एक 3 करोड़ रुपए का घर है, वो 2 साल से बेच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। एक फ्लैट में रहता हूँ, 17 कमरे हैं घर में, 2 बेटियां हैं, दोनों, एक 6 करोड़ पा रही है, 3 करोड़ पा रही है, 2 करोड़ पा रही है। आई एम सुप्रीमली सेटिस्फाइड। मैं जो ये कर रहा हूं इस उम्र में, जो कर रहा हूं, बिकॉज आई लव टू डू इट। बहुत लोगों ने मुझे कहा जब मैंने फौज छोड़ा, अरे यही तो मौज है, सारी जिंदगी तो जब लेफ्टिनेंट थे, कैप्टन थे, तब तो एड़ी ही रगड़ता रहा, और कर्नल बन गया है, थोड़ी देर और रहो, मौज करो। मुझे जिंदगी मौज के लिए नहीं चाहिए थी। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जिसको करके मुझे तृप्ति मिलती। आज आपको लग रहा है कि कोई मजबूरी होगी कि मैं यहाँ 78 साल की उम्र में खड़ा आपके सामने ज्ञान बांट रहा हूँ। मुझको लगा कि गरीब किसान के बेटे को अगर जीवन में, जिसने अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ी हो, जिसने मैट्रिक 39% किया हो, उसको अगर जीवन में इतना सब अवसर मिला है, तो उसका नैतिक दायित्व है वो आने वाली पीढ़ी को उसका जो भी लाभ ले। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ तरह मेरे साथ भी एक दिन तो सबको चिताभस्म में जाना है ना। ये कोई, आप इस पर विश्वास करना सीखो, आप भी। होता क्या है, हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकें जो लिखता है वो आदर्श स्थिति की। विश्व में आज तक किसी ने कोई आदर्श देखा है क्या? अगर आदर्श कुछ होता, भगवान राम को माता सीता को त्याग करना पड़ता क्या? आदर्श स्थिति कभी नहीं होती है। जिस अमृता प्रीतम की बात कर रहे थे, उन्होंने उस पुस्तक में जो रसीदी टिकट उसमें लिखा, नहीं राम कृष्ण बनने का प्रयास मत करो, जिस विधाता पुरुष ने आपको बनाया है, हम सबके माता पिता है ना घर में, वो हमको बहुत प्यार करते हैं ना। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, आर्थिक स्थिति घर की बहुत खराब थी, 2 साड़ियों में उन्होंने सारा साल गुजार दिया और सब कुछ मुझे दिया जो भी उनके द्वारा संभव है। अगर हमारे माता पिता जो काल कवलित हो जाएंगे, जिनका जन्म हुआ है वो जब मरेगा, उन्होंने अगर हमको इतना प्यार दिया, वो जो विधाता पुरुष है, जो विश्व का पिता है, जिसको सर्व धर्मों में 3 गुण उसके बतलाए जाते हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व गुण संपन्न और सर्वव्यापी। सब धर्मों में ये 3 गुण है। अगर उन्होंने हमको क्या नहीं दे सकते यार? व्हाट इज इट दैट ही कैन नॉट गिव मी? इस विश्वास के साथ जीना सीखो।
इस विश्वास के साथ जीना सीखो, यू विल हैव योर आंसर। कोई आइडियल नहीं है। तो अमृता प्रीतम उसमें लिखती है, राम बनने का प्रयास न करो, कृष्ण बनने का प्रयास न करो, गांधी और विवेकानंद भी मत बनो, क्योंकि वो परमपिता जिस दिन उसको एक और गांधी और एक विवेकानंद की जरूरत होगी वो बना लेगा। उन्होंने मुझे मनोज पैदा किया क्योंकि उनको एक मनोज की जरूरत थी। लेट मी प्ले द रोल ऑफ मनोज। मैं जब भी राम और कृष्ण बनने का प्रयास करूंगा गलत हो जाऊंगा। क्यों? मेरे आदर्श बजरंगबली, जिनके रोम रोम में राम लिखा हुआ था, उनको किसी ने राम कहा क्या? राम भक्त हनुमान। अगर हनुमान राम नहीं बन सके मैं कैसे बन जाऊंगा यार? तो मेरा जन्म राम बनने के लिए नहीं हुआ है, मनोज बनने के लिए हुआ है। तो मुझे मनोज को सार्थक करना है। तो उन्होंने लिखा, अमृता प्रीतम को मैं कोट कर रहा हूं रसीदी टिकट में, आई कोट, क्रिएट एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू रिजेंबल इट। अपना एक आदर्श छवि बनाओ, सभी अपना आदर्श छवि बनाओ और जीवन में प्रयास करो उस छवि की तरह बनने का। अगर सफल हो गए वाह वाह, असफल हुए तो बहुत सुकून रहेगा, मैंने अपना लक्ष्य का पीछा किया, राम बनने का प्रयास नहीं किया, मनोज बनने का प्रयास किया, नहीं हुआ, जस्ट टू बैड। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? तो कोई आदर्श दुनिया नहीं है, कोई आदर्श जीवन नहीं है। हम सबको अपना मंजिल ढूंढना पड़ेगा। हर एक यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, हर एक के जीवन में अलग अलग कारण है, अलग 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 परिस्थितियों से आए हैं, लेकिन सबका मंजिल एक है। जवाब एक नहीं हो सकता है, जवाब एक नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट करो इसको। यस सर, हमने जब ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जो भी हमको ऑफर मिले वो नहीं लगा कि मेरे योग्यता के बराबर था, उसको करके मैं खुश होता, तो मैंने ये चुना। दिस इज माय नहीं। लेकिन सबसे बेटा फिर से बोल रहा हूं, सिर हिलाना नहीं, कन्विक्शन होना चाहिए। यू मस्ट फॉलो दिस, यू मस्ट बिलीव इन दिस फर्स्ट योरसेल्फ, तब दूसरा आपको मानेगा। अगर मन में ठीक है कर्नल बर्मन और कितना बूढ़ा आदमी है, इससे कितना बहस करूंगा, नहीं, यू मस्ट बिलीव इन योर हार्ट, यू आर योर वर्ड्स। जो आप बोल रहे हो मुंह से, जब तक आप उसको जीना नहीं सीखोगे, आपके जवाब में कभी दूसरे को, मैं ही जब कन्विंस नहीं हूं मेरे जवाब से, इसको कैसे कन्विंस करूंगा? बिलीव इन दिस, इट इज माई लाइफ। मेरी बेटी ने, बड़ी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में, छोटी ऑस्ट्रेलिया में, अभी थोड़े दिनों पहले बोला कि पापा फिर कोरोना हो रहा है, आप घर से नहीं निकलो। हमने कहा क्यों बेटे? संक्रमित हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई ऐसा पद्धति बतलाओ जिसमें मैं कभी नहीं मरूंगा। आई अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट, एक्नॉलेज योर कंसर्न फॉर योर फादर, यू लव मी। मैं घर में बैठा रहूंगा, आपका कहना उससे मैं बच जाऊंगा, तो मुझे ये समझा दो अमिताभ बच्चन को कैसे कोरोना हुआ। उसके तो बंगले के चारों ओर 8 फीट का दीवार है, उसके अंदर 4 टावर है, एक टावर के ग्राउंड फ्लोर में कोई नहीं जाता वहाँ पर, एक टावर के ग्राउंड फ्लोर में, पूरे फ्लोर में एक लाइफ सेविंग हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर 24 घंटे रहता है। तो कोरोना को जहाँ पहुँचना होगा पहुँच जाएगा। मेरे कोर्स, जब मैं ऑफिसर बना, मेरे साथ और 400 लोग अफसर बने। अभी उन लोगों ने वो मनाया गोल्डन जुबली, तो मैं व्हाट्सअप खेलता नहीं हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। 400 में से 163 मर चुके हैं, सब लोग काल कबलित हो गए, सब लोग युद्ध में मरे हैं या कोरोना में नहीं। मुझसे बहुत कम उम्र वाले 10 साल पहले, 15 साल पहले मर गए हैं। तो कोई अगर कोई हमको बतला दे, ऐसा करने से, मेरे घर में छुपे रहने से कोरोना मुझको ढूंढ नहीं पाएगा, तो फिर मैं कभी नहीं घर से निकलूंगा। मैंने बेटी को यही कहा कि बेटे, जो आदमी कुछ नहीं करता है, क्लब नहीं जाता है, मॉल नहीं जाता है, सिनेमा नहीं जाता है, टीवी देखता हूँ, क्योंकि आप लोगों से बात कैसे करूँगा? जो लेटेस्ट हो रहा है, आई मस्ट, जो घटित हो रहा है उसके साथ रहना है, लेकिन वो भी कितने घंटे दे सकता हूँ? तो क्या करेगा? जितने देर जगा हुआ हूँ कुछ तो करना पड़ेगा। Then that should be meaningful, that should satisfy me. I feel happy कि कितना मैं भाग्यवान हूँ कि इस उम्र में, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को अपनी बात मन की नहीं बतला पाते, मैं दूसरों के बच्चों को अपनी बात बतला रहा हूँ, और उससे अगर आपको लाभ हुआ
वो तो बोनस है, समझ गए ना। कोई कोई इसके ऊपर कोई थंब रूल नहीं है बच्चे। आगे चले, गृह जिला हो गया, आपके विषय से संबंधित बात हो गई। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं ये नहीं कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा चुने जाने वाले सारे पदों में एक कॉलम होता हॉबी। हर एक, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डिप्टी कलेक्टर, क्यों उसका कॉलम भरना पड़ता है। और मैंने देखा लड़के हैं तो क्रिकेट हॉबी है और लड़की है खाना बनाना, कुकिंग। तो पहले हम समझ लें हॉबी क्या है। कोई एनीबॉडी? पेट एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना। जी पेट एनिमल्स के नहीं नहीं, आपका हॉबी नहीं पूछ रहा हूं। पहले हॉबी, सबके पास पेट एनिमल नहीं है ना। मेरे पास भी दो थे, मेरे पास भी दो थे, एंड दे हैव लिव्ड देयर फुल लाइफ एंड गॉन। हॉबी क्या है? व्हाट इज हॉबी? हाँ बेटे, खाली समय में जो भी काम करना पसंद है वो हॉबी है। यहां मातृशक्ति बहुत सारी बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगकर कुछ बोल सकता हूं? नहीं, शायद बहुत भद्र भाषा नहीं है। लोग खाली समय में आनंद के लिए शराब पीते हैं, उसको हॉबी करेंगे क्या? जुआ खेलते हैं, उसको हॉबी कहेंगे क्या? युवा अवस्था में स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियां चढ़ते हैं, उसको हॉबी कहेंगे क्या? आनंद के लिए खाली समय पे। समझ रहे हो ना बेटे, मेरा उत्तर समझ रहे हो ना? खाली समय में किया गया आनंददायक चीज को हॉबी कहते हैं, ऐसा आपने कहा। तो मैंने ये उदाहरण दिया, ये उस एक्सप्लेनेशन में फिट बैठ रहा है ना। तो ये सब हॉबी है क्या? क्यों नहीं है? तो हॉबी क्या है? जी समय निकाल के जिसके लिए काम करना। नहीं बेटे, समय निकाल के भी लोग जाते हैं शराब पीने। क्रियाकलाप सर, जी। जिसको करने से हमें खुशी महसूस हो। नहीं, वही ये सब करके खुशी मिलती है, वही तो मैंने बतलाया। बैठो बैठो, नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं बेटे, मैं बतला रहा हूं। मैंने इतने सालों में इतनी पढ़ाई की, कहीं पर नहीं लिखा हुआ था। मुझे जवाब ढूंढना पड़ा कि बच्चे को हंसी करके और उसकी खिल्ली उड़ा के। मैंने आयोग में देखा, लड़का है तो उसका क्रिकेट हॉबी, लड़की है तो खाना बनाना हॉबी। सब लोग यही लिख कर आ जाए। उसके बाद प्रश्न होता है तो उनके पास जवाब नहीं। गहन प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न इसमें होते हैं, इसका उत्तर जानना आवश्यक है हम सबके लिए। और किसी भी उत्तर के लिए सबसे पहले जरूरत है हम विषय को समझें। नानक दुखिया सब संसार, हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख है। दुख परिभाषित नहीं है। मैंने बतलाया 39% वाला जिंदा है और खुश है, 93% वाले ने खुदकुशी कर ली। बतलाया था ना शुरू में। 12वीं में उसके 95% नहीं आया, एक लड़की ने। बोर्ड की परीक्षा उसके बाद से हुई नहीं है। किसको क्या चीज पीड़ा पहुंचाएगी, इसका कोई मापदंड नहीं है। गर्लफ्रेंड रूठ गई और गर्लफ्रेंड आ जाएगी, ये एक एटीट्यूड हो सकता है। बॉयफ्रेंड रूठ गया, दूसरा आ जाएगा। कोई इतना उसमें आहत हो जाता है कि वो मजनू बन जाता है। लैला मजनू की कहानी इसलिए जरूरी नहीं है कि वो प्यार की कहानी है। वो ये बतलाता है कि कौन कितना दुखी होगा, किस बात से प्रभावित होगा। ये एक इंडिविजुअल क्वालिटी जो आपके पर्सनालिटी डिसाइड करती है। लैला नाम नहीं था, न मजनू नाम था। पता है किसी को ये बात? लैला का नाम क्या था? लैला इज अरेबिक वर्ड और मजनू इज एन अरेबिक वर्ड। नहीं, वही तो होता है, जिस दुनिया में रहते हो, जिसकी बात हमेशा करते हो और कभी सोचा ही नहीं। लै अल्लाह, तू मेरी अल्लाह, तू मेरी ईश्वर। ये मजनू के लिए उसके, मैं जनून, मैं पागल दीवाना, मैं तेरे लिए दीवाना, ये दोनों का नाम ये नहीं था। ऐसा ही आदमी नहर काट के ला सकता है, अकेले नहर काटता रहा।
दीवाना। ये सब करने के लिए आप जो कर रहे हो इसके लिए एक दीवानी चाहिए। ये ऑर्डिनरी रास्ता आपने नहीं चुना है। ऑर्डिनरी रास्ता वो था जो 10th के बाद 12th, 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद शादी, उसके बाद बच्चे, वो ऑर्डिनरी रास्ता था। आपने ऐसा रास्ता नहीं चुना है। आप धारा के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहे हो। इसका एक्सप्लेनेशन आपको अपने दिल से ढूंढना पड़ेगा। तो जब व्यक्तिगत जिंदगी में सामान्य घटनाएं हमको इतनी आहत करती है, मम्मी पापा ने पॉकेट मनी नहीं दिया, 12th किया था, ऐसा रिजल्ट करने से उन्होंने कहा बाइक खरीद देंगे, नहीं दिया, ये सब चीजें हमको आहत करती है ना। बहुत सारी घटनाएं इससे हो जाती है। मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, मैं बीमार रहता हूं हमेशा। लोग बहुत, और उससे पीड़ा होती है। पीड़ा होने से क्या होता है? स्ट्रेस होता है ना। और स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करते हैं? जो इन मित्रों के दोनों के प्रश्नों के जवाब में मैंने कहा, कोई शराब पीना शुरू करता है, कोई कुछ और करता है, तो हॉबी नहीं है। जब व्यक्तिगत जीवन में हमारी असफलताएं हमको इतनी पीड़ा पहुंचाती है, हेलो हेलो, जी जी जी, मैं क्लास में हूं, मैं बाद में बात करूंगा। जब सरकारी पद प्राप्त हो जाएगा तब आपकी पीड़ा कितनी बढ़ जाएगी। सरकारी चीजें, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, ओलावृष्टि हो गई, आग लग गया, आत्महत्या हो गया, किसी बीमारी से बहुत लोग मर गए, पीड़ा होगी ना। पीड़ा होगी ना, होना चाहिए ना, क्योंकि हम सब संवेदनशील है। इट इज एक्सपेक्टेड के वो हो जाते हैं, किसी की बीवी भाग गई, किसी का पति भाग गया, किसी को मारा पीटा, वहां तक तो ठीक है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब आपके व्यक्तिगत दुख के साथ सरकारी दुख जुड़ गया। सभी जितने पद प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाते हैं, आपने देखा होगा, ये कॉलम होता है, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंक तक के अधिकारियों के लिए। उस पीड़ा को समायोजित कैसे करेगा, उसके लिए हॉबी चाहिए। तो हॉबी क्या हुआ? इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट मैकेनिज्म, स्ट्रेस बस्टर। पीड़ा होगी, सभी के जीवन में है, व्यक्तिगत जीवन में, आम आदमी के जीवन में है, उसकी पीड़ा बहुत अधिक होगी। वो टूट न जाए, बिखर न जाए, तो उसके अंदर हॉबी होनी चाहिए। तो हॉबी क्या होगी? अब सोचिए, न्यू पर्सपेक्टिव जो मैंने बतलाया, अब सोचिए और बतलाइए हॉबी क्या होना चाहिए, क्या है। इतिहास की ओर देखें, कुछ याद आ रहा है क्या? कराऊं, उद्देश्य है आप हॉबी को समझें। वो किताबें कब और क्यों लिखी गई थी, किसने लिखी थी, क्या हालात थे, अगर ध्यान करेंगे तो शायद थोड़ा सा उत्तर समझ में आएगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्रथम पुस्तक है अब लग रहा है मैं 19 साल से ज्यादा हो गया हूं, डॉक्टर जिवागो। लेखक का नाम बोरिस पास्टरनैक। ये नोबेल प्राइज प्राप्त पुस्तक है। ये वाला स्पेलिंग गलत हो सकता है, ये पास्टरनैक, क्योंकि ये रशियन नाम है। इस पुस्तक के करीब 50 साल बाद एक और पुस्तक लिखी गई, उसको भी नोबेल प्राइज मिला। गुलाग आर्किपेलागो अलेक्जेंडर सोलिस्टिन। इसमें सोलिस्टिन का स्पेलिंग गलत हो सकता है,
ध्यान है ये दोनों पुस्तकें कब, ये दे आर द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ हाउ हॉबी हेल्प्स मैनेजिंग योर स्ट्रेस। इट्स ए स्ट्रेस बस्टर। हॉबी की जरूरत स्ट्रेस बस्टर है, एज है। वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, मैं समझा कर ही यहां से निकलूंगा, नहीं तो निकलूंगा ही नहीं। कब और कहां लिखा गया, किसने लिखा था वगैरह, तो दोनों नोबेल प्राइज प्राप्त पुस्तकें हैं। और ये डॉक्टर जुबागो के ऊपर एक सिनेमा भी बना था, पहला सिनेमा हॉलीवुड का जिसको 7 ऑस्कर मिले थे। कब और कहां नहीं, नहीं ये वर्ल्ड मैप के पास मैं आ रहा हूं थोड़ा सा जी, थोड़ा सा मुड़ के देखें, नहीं पूरा मुड़ने के उठने की जरूरत नहीं है। ये जो रसिया है इसको यूरोपियन कंट्री हम कहते हैं, लेकिन यूरोप में उसका बहुत एक छोटा सा हिस्सा है, सारा हिस्सा उसका एशिया में है। और जब हम 7वीं 8वीं कक्षा में थे, ज्योग्राफी में अगर ध्यान हो पढ़ा था, ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे, आप लोग भूल गए होंगे, आप लोग तो बहुत पहले, मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूं ना, युवा हूं इसलिए मुझे याद है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ध्यान आ गया, 2000 किलोमीटर, -40 डिग्री टेम्परेचर, साइबेरिया और रसिया का ज्यादातर हिस्सा। तो घटना क्या हुई थी, इसको इस विषय को मुझे क्यों लाना पड़ा बीच में, जब हम अपनी तैयारी कर रहे थे प्रीलिम और मेंस के, तो थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा था कि हिस्ट्री में पढ़ा था, ध्यान है। प्रथम विश्व महायुद्ध कब से कब लड़ा गया था, 1914 से 18। कौन कौन प्लेयर थे उसमें, 2 पक्ष थे, कौन कौन प्लेयर थे, एक एक करके बच्चे, एक एक करके, मुझे पता है, सबको पता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। कोई एनीबडी हाथ उठाए जिसको पता है, यस। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय एक्सिस पावर। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, वो पीछे है नहीं सुनाई पड़ेगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और बाद में यूएस वॉज ए लेट एंट्री यूएस। ये 4 मित्र राष्ट्र थे। ध्यान है, युद्ध के बीचों बीच रसिया ने उस युद्ध का छोड़ दिया। कब छोड़ा था, 1907। क्या घटना थी, घटना इतिहास में उसको क्या कहा जाता है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा जाता था, वो मार्च में हुआ था। मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों मार्च में हुए घटना को अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पता जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैंने सीख लिया, देखा ना, फ्री में, बिना फीस दिए हुए, बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए। तो उन्होंने उस युद्ध से, जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, रसिया के राजा और रानी, जिनको जार जारीना कहते हैं, उनके पूरे सब परिवार उनको मुक्ति दे दी और वहां पर साम्यवाद का स्थापना हुआ। और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध से अपने को अलग कर दिया, ये कहते हुए दिस वॉर इज अगेंस्ट आवर प्रिंसिपल्स। ये कॉलोनीज की लड़ाई है। कॉलोनी अधिक संसाधन, अधिक बड़ा बाजार, अधिक लेबर, चीप लेबर पाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो हमको रोकती है ऐसे युद्ध के में बने रहने के लिए। यही हुआ था ना। उसके बाद क्या हुआ था, मैंने वो क्यों दिखाया आपको, एनी गेस? उन्होंने साम्यवादी सरकार बनने के बाद साम्यवाद को स्वीकार कर लिया। एग्रेरियन इकोनॉमी था, बहुत बड़ी संख्या में लोग किसानी करते थे, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो शुरू हो गया था 18वीं सदी से, और रसिया में भी बहुत तो नहीं पहुंचा था लेकिन पहुंचा था। तो या तो इंडस्ट्रियल लेबर थे जो प्रभावित थे, जिनको साम्यवाद का लाभ मिलना था, और किसान मजदूर थे, उन सब ने स्वीकार कर लिया। किसने नहीं स्वीकार किया होगा?
किसने नहीं स्वीकार किया होगा? हाँ हाँ, तो एक बोले और खड़े होके इसको जब बोलते हो तब मुंह से उतार लो। किसने बोला? बोलो, ठीक से बोलो। नहीं, कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, नहीं, बुर्जुआ जरूरी नहीं है। जो प्रबुद्ध वर्ग था, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, ये सब, तो उन्होंने तो समाज का डिवाइड जो किया बुर्जुआ, सर्वहारा और उसमें, लेकिन जो प्रमुख था जिनको उसका निशाना बनाया गया, इन वर्गों को बनाया गया, क्योंकि ये वर्ग कभी भी दुनिया में कोई भी अपराइजिंग हुई है वो उनको स्वीकार करने में समय लगाते हैं। उसका मेरिट, डिमेरिट, मास मर्डर, पूरा राजवंश को खत्म कर देना, ये सब उनके। तो रशिया ने उसका जवाब में क्या किया? उन्होंने ये जो साइबेरिया दिखाया, वहां पर कंसंट्रेशन कैंप बनाया, लेबर कैंप कहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर सबको भेज दिया वहां पर। 2000 किलोमीटर चारों ओर, कुछ नहीं है, बर्फ और -40 डिग्री टेम्परेचर। वहां जाओ, झाड़ू पोछा करो। भागोगे, मर जाओगे, -40 डिग्री, खून तक जम जाएगा। बने रहोगे, अधिकतर लोगों को टीबी और अन्य लंग्स, रेस्पिरेटरी डिजीज होती, तब भी मर जाओगे। जो मरेगा नहीं वो पागल हो जाएगा। अकेलापन, कहीं कुछ कर नहीं सकते, जा नहीं सकते। ये दोनों पुस्तकें वहां पर लिखी गई है। हॉबी की ये ताकत है। ये दोनों पुस्तकें डॉक्टर जिवागो, बोरिस पास्टरनैक ने रशियन रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद लिखी गई है। बोरिस पास्टरनैक को पुस्तक लेने नहीं, वो प्राइज लेने नहीं दिया गया था, क्योंकि रशियन सरकार को तब डर था कि विश्व में हम बहुत अपमानित हो जाएंगे। बाद में 50 साल बाद ये दूसरी पुस्तक गुलागर की लिखी गई, इसको लेने दिया गया। लेकिन अलेक्जेंडर सोलिस्टिन सब परिवार यूएस में रह रहे हैं। ये है ताकत हॉबी की, ये है ताकत हॉबी की। इसलिए हॉबी होना चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम स्ट्रेस, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फेल्योर। दारुण दुखों को सहने के विश्व के सर्वश्रेष्ठ कृतियां सब फील्ड में, उनकी रचना तब हुई जब उनके रचनाकार बहुत पीड़ा में थे, दुख में थे। हम सबने 11वीं 12वीं में इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेजुएट है कोई यहाँ पे? नहीं है। हम सबने 11th 12th 10th में मिल्टन की कविताएं पढ़ी होंगी, पढ़ी है? ध्यान आ रहा है? मिल्टन, इंग्लैंड के राष्ट्र कवि, इंग्लैंड के राष्ट्र कवि मिल्टन, नहीं सुना ना? किसी ने भी, एक ने भी नहीं सुना? छोटे छोटे टुकड़ों में उनकी कविताओं का उद्धरण हमको पढ़ाया जाता था। वो इंग्लैंड के राष्ट्र कवि थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है, लेकिन नहीं, पैराडाइज लॉस्ट उनका सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है पैराडाइज रिगेन्ड। इंग्लैंड का राष्ट्र कवि अंधा हो गया, एक लेखक अंधा हो गया। उन्होंने डिक्टेट किया, कितनी पीड़ा होगी, कितना स्ट्रेस हुआ होगा, सोचो सोचो। और उन्होंने डिक्टेट किया, उनकी बड़ी बेटी ने उस पुस्तक को लिखा। यह ताकत होती है हॉबी की। बीथोवन नाम सुना है? संगीत के क्षेत्र में बीथोवन विश्व का सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कंपोजर, ऑस्ट्रिया का, नाम सुना है? बीथोवन। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मिडनाइट सोनाटा। इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों के पास गूगल है, करके देखना। ऐसा नहीं लगे कि कर्नल बर्मन ऐसे ही कुछ बतला के चले गए। सोचो, विश्व का सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कंपोजर बहरा हो गया, बहरा हो गया। कितना स्ट्रेस हुआ होगा। इतना कि जब वो पियानो बजाते थे, वो हथौड़ी लेकर रीड्स को दबाते थे, इस उम्मीद में कि कुछ तो सुनाई पड़े। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना तब हुआ जब वो बहरे हो गए। एक और चीज का नाम दे रहा हूं,
उसके बाद आऊंगा ऐसी चीज जिसको आप सब जानते हैं। विश्व का पहला पेंटिंग द सनफ्लावर, विंसेंट वैन गॉग, रचनाकार। सोथबी नाम सुना है? सोथबी ऑक्शन हाउस है, अमेरिका का ऑक्शन हाउस है, विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर है। विश्व की बड़ी बड़ी कृतियां, धरोहर वो बेचते हैं। उसने पहला ऐसा दुनिया में 1 मिलियन से अधिक में किसी पेंटिंग को बेचा था। वो पेंटिंग ये था। पेंटर कौन थे? विंसेंट वैन गॉग। क्या थी उनकी कहानी? हम हॉबी बात कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बतला रहा हूं कि मुझे कितना आता है, मैं आपको हॉबी समझा रहा हूं ताकि आपके मन से ये हॉबी वाली दुविधा कभी ना निकले, क्लियर हो जाए, और तब आप चुन सको कि क्या हॉबी। सर मेरा ये हॉबी हो सकता है क्या? सर ये मेरा, मैं कैसे बतलाऊं आपका क्या हॉबी हो सकता है? मैं कैसे नहीं, हाँ निश्चय ही हॉबी वो होना चाहिए जो जब आप बहुत पीड़ित हो, मन में बड़ा दुख हो, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा हो, उस वक्त आपको संबल दो। इसे स्ट्रेस बस्टर। आप उस वक्त दारू पीने नहीं लग जाओ, मन में ये नहीं आ जाए कि हम फांसी में झूल जाए। उस वक्त उसका सहारा आपको मिले। संगीत, पेंटिंग, ड्राइंग, रीडिंग। इसलिए क्रिकेट नहीं हो सकता है। जब आपके जिले में आग लग जाएगी तब बोलोगे सबको कि यार अच्छा तो मैं बहुत परेशान हूं, थोड़ा सा 10-12 लोग आओ आज क्रिकेट खेल लेते हैं, फिर थोड़ा नहीं। इसलिए नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है। और कोई भी नहीं। कुकिंग कैन बी हॉबी। मैं भी घर में जाके कुक करूंगा क्योंकि मेरी पत्नी बड़ी बेटी के पास गई है और वहां फंस गई है, सिंगापुर से उसको नहीं निकलने दे रहे हैं। मुझे खाना बनाना होगा, पेट तो है ना, खाना तो बनाना पड़ेगा। ये हॉबी नहीं है। कुकिंग कैन बी ए हॉबी। कुकिंग कैन बी ए हॉबी इफ यू लव कुकिंग। मजबूरी में क्या हुआ काम हॉबी नहीं है। कुकिंग कैन बी ए हॉबी। अब वो अलग से बात करेंगे जिनकी कुकिंग हॉबी है क्यों हो सकती है। लेकिन हमारे हिंदू घरों में या मध्यवित्त इंडियन परिवारों में लड़कियों को इसलिए खाना बनाना सिखा। कुछ लड़की, मेरी बड़ी बेटी को किचन की ओर देखना भी पसंद नहीं है। गॉड हैड बीन वेरी काइंड, उसको देखना नहीं पड़ा, अब देखना पड़ रहा है। इंडिया में जब तक थी शी हैड ए फुल टाइम हेल्प, उसके हस्बैंड को खाना बनाना बहुत पसंद है। अब सिंगापुर में कोई डोमेस्टिक हेल्प थोड़ी मिलता है। हफ्ते में एक दिन एक श्रीलंकाई महिला आती है, वो $70 लेती है 2 घंटे का, सिर्फ झाड़ू पोंछा करने का। शी डजंट लाइक इट, लेकिन करती है। और वो खाना बनाना मजबूरी में है। देयर आर पीपल हु एंजॉय कुकिंग। अगर अमिताभ बच्चन एक दिन शूट से ऑफ है, मुझे नहीं पता उसको खाना बनाना पसंद है, लेकिन अगर ऐसा आदमी अगर एक दिन डाउनलोड करके कोई रेसिपी, वो सामग्री मंगवा के अपने परिवार के लिए भोजन बनाता, उसको हॉबी कहते हैं कुकिंग। हमारे घरों में लड़कियों को खाना बनाना इसलिए सिखाया जाता है कि वो लड़की है, ससुराल में जाके गाली न सुने, मार न खाए। नहीं, वो हॉबी नहीं है, वो नहीं हॉबी है। व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग, दैट इज एसेंशियल। तो ये सनफ्लावर कब लिखा गया, कब बनाया गया? विंसेंट वैन गॉग यूरोप में माइनर थे। माइनर यानी जो लोग माइन में काम करते हैं। और उस शताब्दी में 18वीं 19वीं शताब्दी में वो काम बहुत कठिन था। अभी डेबी सेफ्टी लैंप वगैरह का इजाद नहीं हुआ था, ये प्रोटेक्टेड गियर नहीं हुए थे। आदमी सारा दिन नीचे रहता था, जमीन के नीचे रहता था, उसके पांव पानी में रहते थे, सस्पेंडेड पार्टिकल रहते थे, लगातार सांस से उसके लंग्स में सस्पेंडेड पार्टिकल जाते थे। और अधिकतर 30-35 साल में लंग्स वंग्स की ऐसी तैसी हो जाती थी, आदमी मर जाता था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की जमाना था, तो उस वक्त कोई कितने घंटे काम करेंगे, कितना पैसा मिलेगा, कुछ भी तय नहीं था। इसीलिए साम्यवाद का उदय हुआ। आपको पता होना चाहिए, साम्यवाद शब्द हमने रशिया से लिया। साम्यवाद क्या है भी इसके बाद करके और फिर आगे बढ़ूंगा।
उस आर्थिक परिस्थिति में विंसेंट वैन गॉग की आर्थिक क्षमता सिर्फ इतनी थी कि वो ब्लैक कॉफी और ब्रेड क्रम खाते थे। ब्रेड क्रम जानते हैं क्या? बालिकाएं जानती होंगी ब्रेड क्रम्स। शादी ब्याह में जाते हैं, सूप में डालते हैं। ध्यान आ रहा है कुछ कुछ? क्या ब्रेड क्रम क्या है? डबल। वो हमने इंडिया में ब्रेड क्रम उसको कहा, वो ब्रेड क्रम नहीं है। मुझे पता था आप ये कहोगे, लेकिन वो ब्रेड क्रम नहीं है, वो इंडियन ब्रेड क्रम। हम लोग हर चीज का अपना, आपने ठीक कहा, हम लोग उसी को कहते हैं। लेकिन ब्रेड क्रम किसको कहते हैं? पहले जो डबल रोटी बनती थी वो चिमनी में बनती थी, डो बना के उसको सांचे में डाल के और गरम भट्टी में डाल दिया जाता था। अभी भी जो ये बन वगैरह बनता है या बहुत सारे अपने मऊ और मुस्लिम मोहल्लों में अभी भी वैसे बनाया जाता है। डबल रोटी और कारण से बोलते हैं, वो भी मैं बात करूंगा। डबल रोटी भी से नहीं, वही कह रहा हूं जो मेरे मुंह से निकला है, माई वर्ड्स, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। डबल रोटी, डबल रोटी कहते हैं, नहीं पाव रोटी कहते हैं। रोटी तो अलग हो सर। क्या अलग होता है वो बतला दो। पाव में तो सर बीच में से कटिंग नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी क्रम्स की बात हो रही है। तो चूंकि भट्टी में सेक कर ही ब्रेड बनता था, तो उसका ऊपर का हिस्सा ताप से काला हो जाता है। और रईस आदमी काली चीज कैसे खाएगा? तो वो काला वाला पर्थ हटा दिया जाता था, सफेद सफेद। अब तो कंपनियों में बनने लगा, उसमें कुछ काला पीला नहीं होता है। तो जो काला वाला हिस्सा होता था वो गरीब लोग, उसको क्रम्स कहते हैं, गरीब लोग वो खाते थे क्योंकि वो सस्ता मिलता था। तो इस आदमी की आर्थिक क्षमता इतनी थी। एक दिन जब वो काम से वापस आ रहे थे, तो नगर की सबसे सुंदर वेश्या बेहोश, उच्च ताप से पीड़ित रास्ते में पड़ी मिली। उसको वो घर ले आया, बहुत सेवा की। एक पुस्तक इनके जीवन पर लिखी गई, सिनेमा भी बना, लस्ट फॉर लाइफ। देख लेना, गूगल करके मिल जाएगा। यह विंसेंट वैन गॉग की जीवनी है। उसकी सेवा शुश्रूषा करके ठीक कर दिया, और उसके बाद उसको बोला आई लव यू। क्यों? इसमें हंसने की बात है, बहुत फनी बात तो नहीं है। इतना करने के बाद इतना अधिकार मिला। उसने कहा तूने अपनी शक्ल भी देखी है मूर्ख। कितना कितना स्ट्रेस हुआ होगा। मैं हॉबी पढ़ा रहा हूं बेटे, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं। इतिहास के उन पात्रों को ले रहा हूं जिन्होंने मतलब अपने क्षेत्र में सर्वोच्च काम कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उनके पास एक हॉबी था, ये पेंटर। हालांकि उससे उनको तृप्ति नहीं मिली, उसने अपना कान काट लिया। He became a schizophrenic, he committed suicide. चलो घर के पास का एक उदाहरण लेते हैं, इसका नाम शायद सब लोग हम जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं? सर आपको तो पता ही होगा। हाँ हाँ, नेहरू नहीं बोला करो, जवाहरलाल नेहरू जी, वो अपने दोस्त नहीं है, अपने समकालीन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये बात भी समकालीन होना चाहिए। लड़कियों को बार बार पूछा गया इस वक्त गवर्नर कौन है, कितनी महिला, जिन्होंने इस तरह से नाम लिया, बोले वो आपकी सहेली है क्या? तो अपने ओर से किसी को मौका मत दो। गलतियां तो होंगी, 175 में 175 नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब चीज जो हमको सिखाया गया, माता पिता का नाम लेना, गुरुजनों का नाम लेना, मुख पर, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक लिखी। कब और कहां और क्यों? हाँ हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कब कहां किस लिए लिखा, और आप संस्कृति किस जेल में? अहमद गलत जवाब, नैनी जेल में। नैनी इलाहाबाद जब जाओगे यहां से तो जमुना पार करके जाना पड़ता है, जमुना के इस पार नैनी है, वहां पर जेल है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को वहां रखा गया था। उनके सामने पीड़ा क्या थी? 9 साल की बेटी इंदिरा घर में अकेली थी, पत्नी कमला स्विट्जरलैंड में टीबी का इलाज करवा रही थी, और स्वयं
देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो मिल नहीं रहा था। कितनी पीड़ा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बाद भारत जिस दिन स्वतंत्र हुआ उसके थोड़े पहले से वो प्रधानमंत्री रहे, मरते के दिन तक तीन मूर्ति हाउस में रहते थे, और कोई ऐसी चीज उन्होंने लिखी जो उसका समकक्ष हो नहीं। समझ गए ना। अब हॉबी सबको स्पष्ट हो गया ना, और उदाहरण की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है, फुर्सतिया हूं, यही सब इकट्ठे करता रहता हूं। समझ गए ना। अब आपका जवाब उस फॉर्म में, जब आप हॉबी लिखते हो, इन बातों को ध्यान में रखो, लिखो, और जो कुछ लिख देते हो उसके साथ खड़े रहना सीखो। पहली चीज, यू मस्ट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, ईमानदारी से लिखो। निश्चय ही आप यहां हाथ रख के करोगे तो जरूर जवाब मिलेगा। देयर आर थिंग्स दैट यू वुड लव टू डू। हो सकता है जीवन में बहुत मौका नहीं मिला हो। आज अभी इसके पहले जहां लेक्चर दे रहे थे, एक बालक ने पूछा, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रश्न था, वो भी मैं प्रश्न और उत्तर दोनों दूंगा, जो मैंने दिया वो उत्तर सही है कि नहीं पता। उस कॉलम में दो चीज लिखी होती, इंटरेस्ट एंड हॉबी। तो उसका प्रश्न था, मैंने कभी किसी को बतलाया नहीं, लेकिन उसका आज ही प्रश्न आया, इंटरेस्ट एंड हॉबी, इसमें फर्क क्या है? एनीबडी? एनीबडी? जी। सर, एक इंटरेस्ट वो है जिसमें हम फ्री टाइम में करते हैं, हॉबी सर हम समय निकाल के करते हैं। फ्री टाइम में लड़की छेड़ते हैं तो इंटरेस्ट की नहीं बेटा, हंसने की, मैंने आप लोगों से इसलिए क्षमा मांगा था। ऐसे ही आपको समझ में आएगी, ऐसे ही आपको समझ में आएगी। मैं, आप समझो, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। हमको सबको पता है कि एक अच्छे क्वालिटी जीवन जीने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है। जन्म से मैं बंगाली हूं। बंगाल में गाना बजाना, डांस, ड्रामा, ये बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच एनरिच लाइफ। मुझे इन सब चीजों में रुचि है। रुचि हॉबी कई बार नहीं हो पाती। क्यों? मुझे संगीत बहुत पसंद है, लेकिन ईश्वर ने गला गधे की तरह दिया है, तो मैं संगीतज्ञ नहीं बन सकता हूं। संगीत में रुचि हो सकती है, आई कैन बी इंटरेस्टेड इन संगीत। समझ रहे ना, फर्क समझ में आ रहा है ना। मैं ड्राइंग, पेंटिंग में इंटरेस्टेड हूं, और हूं, आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड, बहुत सारे पेंटिंग। लेकिन जैसे ही मैं लकीर खींचना शुरू करते हूं, कुछ भी बनाना शुरू करता हूं, कुछ और बच जाता है। यू आर इंटरेस्टेड इन थिंग, जो आपको लगता है कि जिनका होने से it will enrich your life, quality of life will increase। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सब चीजें आप कर पाओ। कुछ चीज है जो आपको इतना पसंद है, कुछ लोग नौकरी छोड़ देते हैं सिर्फ वो चीज करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, गायन, वादन, डांस, ड्रामा, लेखन, पठन। क्योंकि मैंने कहा ये सब स्ट्रेस बस्टर है। जीवन में दारुण दुख के समय जो आपको संबल देने की शक्ति रखे, वो हॉबी है, और वो आप अपने क्षमता के अनुसार। गाना पसंद है लेकिन गला ठीक नहीं है, लेखन, पढ़ना बहुत पसंद है लेकिन अपनी भाषा में उस तरह का पकड़ नहीं है। लेकिन कोई ना कोई चीज अंततः आदमी पकड़ता है, या पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए, तो वो हॉबी होगा। इंटरेस्टेड हॉबी वेरी थिन लाइन डिफरेंशिएट है। एक में आप इंटरेस्टेड है, रुचि है, आपको अच्छा लगता है। और एग्जांपल देता हूं, जब क्रिकेट का मैच होता है, हम रात रात भर जग के देखते हैं, और कई बार मन होता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इंडिया टीम में सिलेक्ट हो जाऊं, और लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए, और लास्ट 6 बॉल में छक्का। नहीं आया कभी मन में? किसी के मन में नहीं आया, सिर्फ मेरे मन में आया क्या? वो इंटरेस्ट है। खेला कभी भी नहीं, खेला कभी भी नहीं है, इंटरेस्ट है।
हमको उसमें इंटरेस्ट है, हम भाग दौड़ करके जाके कहीं कोई डांस हो रहा है या गायन हो रहा है, पसंद है, धक्का मुक्की करके किसी से पूछ कर टिकट लेके कहीं भजन मंडली में कहीं पर कुछ गायन के कहीं हो रहा, कहीं नृत्य हो रहा, वहां जाकर देखना, यह रुचि की बात है। अपना समय निकाल के कुछ काम खराब करके कुछ पैसे देके से आप डांसर हो जाएंगे या जगजीत सिंह जैसे गाने लगेंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपको रुचि है, आप खुद नहीं गा सकते हो तो आप, हमारे टाइम पे टेप होता था, आप लोग सीडी या वीसीडी गाना सुनते हो, समझ रहे हो ना? सब लोग तो नहीं सुनते हैं ना, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग अधिक समय उसको देते हैं, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड। समय निकाल के आप मैच देखते हो, इसलिए देखते हो। सब लोग तुरंत प्रो कबड्डी देखते हैं, कुछ लोग समय निकाल के इतने कंपटीशन में आप फंसे हुए हो फिर भी प्रो कबड्डी देख रहे हैं, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड। इसका मतलब आप कबड्डी खेलोगे ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी आप खेलने नहीं गए हो। लेकिन हॉबी वो चीज है जिसके लिए अंततः आपने कहा लाइक खेल यार, ये तो मैं करके ही रहूंगा, समझ गया ना? वो इतना प्रिय है आपको चीज कि आप वो करेंगे ही, वो आपका हॉबी है। अगर अभी तक नहीं किया तो कुछ कर लीजिए, और जब आप कर लें उसके बारे में पूर्ण जानकारी, यानी मैंने संगीत लिख दिया, सिंगिंग लिख दिया। अब सिंगिंग के बारे में जैसे ही प्रश्न शुरू हुआ, मैडम वो तो ऐसे ही मैं बाथरूम में कभी कभी गा लेता हूं। यू स्टैंड बाई व्हाट यू हैव सेड। आपको गाना गा के सुनाना नहीं पड़ेगा। किसका गाना आपको पसंद है? तो अरिजीत सिंह का। अरिजीत सिंह का कौन सा गाना? तो फलाना वाला। इस गाने को किसने लिखा? तो फलाने। वो किस सिनेमा का हिस्सा है? तो फलाने। लगे कि आप जेन्युइनली सच बोल रहे हो, है, इट कैन बी ए हॉबी। लिसनिंग टू म्यूजिक कैन बी ए हॉबी, जो आप इन द प्राइवेसी ऑफ, जब आप बहुत परेशान हैं, जब आप अपने थकान को उतारना चाहते हो, तब आप वो चीज करते हो। लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि हम कभी कभी गा भी लेते हैं, तो हो सकता है कि एक दो बार ऐसे भी अवसर आते हैं जब वो आपको कहेंगे कि गाकर सुनाओ, होता है ऐसा। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है। प्रश्न होते हैं, अच्छा क्यों, क्या गाना है? संगीत है तो फलाना। संगीत के कितने प्रकार हैं? अरे मैडम मैं तो बाथरूम ना, आपने लिखा है इसमें आपने लिखा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो संगीत शायद, मुझे नहीं पता, मैं जवाब दे रहा हूं जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिले। किस तरह से हो चला? पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत। और क्या हो सकता है डिवीजन भारतीय संगीत में? क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक कौन कौन सी है? तो जो भी आपको पता है। इसी तरह डांस में कौन कौन से डांस होते हैं? वेस्टर्न और इंडियन। इंडियन में कौन कौन होते हैं? तो क्लासिकल और मॉडर्न, बॉलीवुड और फोक डांस। क्लासिकल में कौन कौन से होते हैं? तो भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ये सब क्लासिकल डांस है। इनको क्लासिकल डांस क्यों कहते हैं? इनका जन्म कहां पर हुआ? प्रश्न हो सकता है ना, क्योंकि आपने डांस लिखा है। आपको डांस करके दिखाने को कोई नहीं कहेगा। किसी डांस के प्रोपोनेंट का नाम बतलाएंगे, किसका डांस आपको सबसे पसंद है। अगर आपने लिखा है तो इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। तो मेरा एक प्रश्न है, कोई डांस वाला? किसी को डांस में रुचि? हाँ, व्हाट इज क्लासिकल डांस? फिर भागो नहीं प्रश्न से। डांस में रुचि है, 10th में किया, 9th में किया, 5th में किया, 1 में किया, रुचि आज भी है ना? ओह बाबा, कोई डांस करने के थोड़ी हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि आपने स्टेज डांस कब किया, बॉम्बे क्यों नहीं गए, डांस इंडिया डांस में क्यों नहीं, ये प्रश्न थोड़ी है। अगर हमें डांस में रुचि है, बेटे इसे बहुत अच्छा कि आपने ये बात कही और उसके बाद ये सब बातें कही। एक बार कहने के बाद डोंट रन अवे,
डोंट रन अवे, इतना कठिन नहीं है। अगर वाकई में मुझे ना डांस आता है ना संगीत आता है, फिर भी इतनी बातें आती है। यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। जो क्लासिकल डांस है, कुछ नाम लीजिए, ये सीबीएसई कोर्स में ज्यादातर 5th 6th के किताबों में लिखा है। भारत में अलग अलग राज्यों की कौन कौन से डांस है ना। हाँ, मैं तो अभी 5th 6th में हूँ, याद है आप जो बहुत पहले 5th में पढ़ा, भूल गए हो, बोलो। ओके, अभी आपने कह दिया ना कथक। कथक कहाँ पर जन्म हुआ, क्या कैसे जन्म हुआ, कथक का अर्थ क्या है, बस बोलो बोलो। आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा डांस, मैंने तो कहा मैं ललित कला से बहुत दूर हूं। कथक का मतलब है कथाकार उत्तर प्रदेश में होते हैं, जो कृष्ण के जन्म के जीवन से संबंधित घटनाओं को पहले पढ़ के बोलते थे। रामपुर नवाब के दरबार में अच्छनजी महाराज के परिवार ने यह डांस शुरू किया। उनके प्रोपोनेंट है बिरजू महाराज, और उनकी दीदी, 2 घराने हैं। लखनऊ घराना जो बिरजू महाराज का है, दूसरा सितारा देवी का जो वाराणसी है। इतनी जानकारी होनी चाहिए। मैं डांस और वो सबसे अलग हूं। कथाकार जो बिना बोले हुए, बिना भाषा का प्रयोग किए, सिर्फ भाव भंगिमा से भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ क्या व्यवहार किया और गोपियां क्या, मतलब मैंने बिरजू महाराज को ऐसे देखा है, और उनकी जो भांजी थी वो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। काजू भराना की शादी कभी गर्लफ्रेंड थी। और उनके चेहरे में बहुत पोक मार्क्स है, बचपन में उनको वो हुआ होगा, और बिना किसी, और उस दिन भी लाइट चली गई थी और छत के ऊपर उन्होंने डांस किया। 2 चीज, एक तो घुंघरू, वो घुंघरू करते हैं यहां से यहां तक घुंघरू, और उसमें से एक घुंघरू बजती है। इतना साधना है। ऐसा कहा जाता है कि उस परिवार में ज्येष्ठ पुत्र ने घुंघरू पहनने के बाद भगवान कृष्ण का अंश आ जा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं कथक का प्रोपोनेंट नहीं हूं, मेरे तो सिर्फ गर्लफ्रेंड को मामा थे, इसलिए मैं जानता हूं। इतनी जानकारी होनी चाहिए। यू मस्ट नो। समझ में आ रहा है ना। अगर कथक कहा है उसके, मैंने सबको इस बात का जवाब दे दिया। इस बात को कह के, बेटा जब डालो, ये नहीं है कि आप अब डांस करके दिखाओ, आपने 6th में किया था, 8th में किया था, 10th में, ये विषय नहीं है। हमें भी पता है, वहां पर आयोग में बैठे हुए सबको पता है, जो 3 साल से 3 साल तो अभी कुछ लोगों ने 18 में 17 में भी प्रयास किया होगा। जो लोग ये सब कर रहे हैं वो अब डांस करने की स्थिति में नहीं है, सब समझते हैं। लेकिन डांस उनको प्रिय है, ये बात सच है कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा। आप समझ रहे हो ना। ये सिर्फ आप पर नहीं। थैंक यू कि आप खड़े हुए। लोगों में हिम्मत नहीं खड़े होने का। सबने कहीं ना कहीं डांस थोड़ा बहुत किया होगा। डांस के बारे में ये सब जानकारी होनी चाहिए। डांस में जब प्रश्न आता है कि क्लासिकल डांस क्या होता है, इंडिया में जितने क्लासिकल डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम से लेकर ओडिसी वगैरह, ये कहां पर इनका जन्म हुआ, कहां पर जगह? साउथ में हुआ क्या, नॉर्थ में नहीं हुआ? उड़ीसा साउथ में है क्या, ओडिसी वहां पर हुआ? तो ये सारे डांस फॉर्म जो है भारत में, इनका जन्म मंदिरों में हुआ। यह जवाब है, क्योंकि हमारी पूजा पद्धति का हिस्सा है। मंदिरों में नर्तकियां जब आरती पूजा होती थी उसमें शामिल होती थी। वो अलग अलग, ये जो डांडिया खेलते हैं ये पूजा पद्धति है, ये डांस नहीं है जो हमने उसको डांस बना रखा है। ये माता की पूजा है। ये उत्तर दोगे तो पूरे नंबर आ गए बेटे। ओके, आई हैव फिनिश्ड।